नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम जो है वो क्लियर करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 339 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें से इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने कभी ना कभी इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा नहीं होगा। लेकिन अब तक आपने क्या पढ़ा है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनमें हमारे पास में रात दिन का जो है वो डिफरेंशिएशन। तो आज हम लेते हैं इम्यूनाइजेशन को और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ये टॉपिक जो है हमारे पास में 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें उसमें भी आएगा, अगर मैं 100 टॉपिक की बात करूं उसमें भी आएगा, अगर नर्सिंग के अंदर मैं कहूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक आए तो भी इम्यूनाइजेशन तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। अब इम्यूनाइजेशन को आप कम्युनिटी में पढ़ लो या फिर जो है वो आप पीड्स में पढ़ लो या और कहीं पढ़ लो, आपको जो है वो पढ़ना तो पड़ेगा। और तो फिर क्यों ना हम उस इम्यूनाइजेशन को इस तरीके से पढ़ लें या इतना अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर लें ताकि कहीं पे भी कैसे भी आए एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो सही जाना चाहिए। तो आज उसी तर्ज पे जो है वो हम इस इम्यूनाइजेशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। कहते हैं ना कि पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। ठीक उसी तरीके से आज हम इस टॉपिक को जो है वो इसी तरीके से क्लियर करेंगे ताकि कोई भी डाउट किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में ना रहे। इसलिए कॉपी पेन ले लीजिए। अब तक अगर आपने कोई क्लासों में कॉपी पेन नहीं लिया है कोई बात नहीं, लेकिन आज का जो है वो कॉपी पेन के हिसाब से ही पढ़ेंगे और पूरे अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें मैं ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसमें आपको जो है वो आगे चल के बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास में क्वेश्चन आंसर की, कि इस टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं। तो मैं कहूं दोस्तों, इसके हर एक लाइन से क्वेश्चन निकल के आता है। कौन सी डोज कब दी जाती है, कितने एमएल में दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, देन इसका क्या प्रिवेंशन है, क्यों दी जाती है, कौन सी इंडिकेशन के तहत दी जाती है, किस में डाइल्यूशन दिया जाता है, कौन से रूट से दी जाती है। ये सब चीजें मैं कह रहा हूँ, हर एक छोटी से छोटी लाइन पे जो हो क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो कम से कम जो है वो 1000 क्वेश्चन तो मैं अभी भी बैठे बैठे बना सकता हूँ इस इम्यूनाइजेशन पे। तो इतने सारे जो है वो हमारे पास में इस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो वन बाय वन करके लेते हैं और पूरे इम्यूनाइजेशन को आज हम सिस्टेमिक पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट जो है वो टेबल के ऊपर नहीं जाएंगे, सबसे पहले इसकी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, देन कब लागू किया, क्या किया, किस तरीके से किया, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में इंट्रोडक्शन। तो देखो, इम्यूनाइजेशन हो या वैक्सीन हो या वैक्सीनेशन हो या इम्यूनाइजेशन हो, इन सब चीजों को जो है वो क्या डिफरेंशिएट है, क्या चीजें हैं, इनको वन बाय वन करके ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीन की, कि वैक्सीन क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि यार किसी को जो है वो वैक्सीन लगाई गई है। ठीक है ना, वैक्सीन आप लोगों ने बहुत लगाई होगी। अभी जो कोरोना की वैक्सीन के बारे में भी जो है बहुत सारी चीजें डिस्प्यूट चल रही है, अलग अलग जो है वो ओपिनियन आ रहे हैं। उसमें मैं जो है वो कोई तर्ज नहीं कहूंगा कि क्योंकि सबका अलग अलग जो है वो ओपिनियन होता है। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है वो हमारे पास में कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं या डायरेक्ट लाइव भी हो सकते हैं, किल्ड भी हो सकते हैं। वो इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, वो या उस पर्टिकुलर डिजीज से जो है वो लड़ने की कैपेसिटी होती है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को जो लगाने की प्रोसेस है उसको वैक्सीनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि वैक्सीन तो क्या है? केमिकल फॉर्म है। कोई भी जैसे टीटी है वो एक वैक्सीन है। समझ में आ रहा है? टीटी तो लगवाया होगा कभी ना कभी, या जैसे कोरोना वो वैक्सीन है। तो जो वैक्सीन लगाने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है,
अब इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन लिटिल बिट जो है वो हमारे पास में डिफरेंशिएट है कि कोई भी पर्सन की इम्यूनिटी डेवलप करना किसके द्वारा? वैक्सीन के माध्यम से। वैक्सीन के माध्यम से या तो उसको स्टिमुलेट करना या बनी बनाई एंटीबॉडीज किसी पर्सन के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करना और उसका इम्यूनिटी बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। समझ में आ गया भाई? वही वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन हमने किया, वैक्सीनेशन किया, वैक्सीन लगाया, उसको वैक्सीनेशन किया तो हमारी इम्यूनिटी जो हो वो डेवलप हुई। इम्यूनिटी डेवलप हुई तो चाहे वो हमारे पास में एक्टिव इम्यूनिटी हो चाहे पैसिव हो, खुद ने एंटीबॉडीज बनाई होगी हमारे शरीर ने या बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज हमने ली होगी, कुल मिला के हमारे पास में इम्यूनिटी बढ़ी, उसको हमने क्या कह दिया दोस्तों? इम्यूनाइजेशन कह दिया। क्लियर है? तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ए प्रोसेस where the body is made immune to disease by giving a vaccine which stimulate the immune system to produce antibodies and memory cells। देखो ये इसका जो है वो हमारे पास में इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन आ गई। क्या हो गई? इट इज ए प्रोसेस। इम्यूनाइजेशन क्या है दोस्तों? हमारे पास में एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी जो है वो हमारे पास में इम्यून सिस्टम बनाती है। इम्यून टू ए डिजीज, किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो है वो इम्यून बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है बाय गिविंग ए वैक्सीन। यानी कि वैक्सीन देने के बाद में हमारे पास में बॉडी जो है वो उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट जो है वो इम्यून बनाती है या इम्यूनिटी बनाती है, विच स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और मेमोरी सेल्स। अभी मेमोरी सेल्स क्या होती है? मेमोरी सेल्स होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी डिजीज हुई मेरे को, जैसे मान के चलिए मेरे को जो है वो चिकन पॉक्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, देन मेरी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाई और जो उसको एंटीबॉडीज या उस चिकन पॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए मेमोरी सेल्स होती है कि यार चिकन पॉक्स आ गया, देन दोबारा से जो है वापस से चिकन पॉक्स आ गया तो मेरी मेमोरी सेल्स को याद रहेगा कि यार ये तो वही पर्सन है, तो उसके अगेंस्ट फिर तुरंत काम चालू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर मेहमान आता है, अब कोई घर के अंदर मेहमान आया तो जैसे 5 लोग आए, 5 लोग में एक पर्सन ऐसा है जो कि बिना चीनी की जो है वो चाय पीता है, उसको डायबिटीज है या मान लो उसको पसंद नहीं है, तो उन्होंने को हमने पहले दिया तो हमें पता नहीं है कि कौन किसी को चीनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो देन उस 5वें पर्सन ने बोला कि मुझे तो बिना चीनी की जो है वो चाय चाहिए। ठीक है, अगली बार जब आएगा तो हमारी गृहिणी जो है या जो चाय बनाने वाली वो समझ जाएगी कि यह पर्सन तो जो है बिना चीनी की पीता है, तो फिर तुरंत जो है वो इमीडिएटली जो 2 बार चाय बनी थी अब क्या करेंगे, उसी बिना चीनी वाली की जो है वो हमारे पास में अलग से निकाल देंगे, देन बाकी में चीनी डाल के चाय को सर्व कर देंगे। एक बार में 2 काम हो गया। तो मेमोरी सेल्स क्या करती है कि दोबारा अगर वही चीज इन्फेक्शन दोबारा हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में जो है वो हेल्प करती है। तो इम्यूनाइजेशन क्या हो गया? इम्यूनाइजेशन है कि बॉडी जो है वो हमारे पास में इम्यून सिस्टम बनाती है या इम्यूनिटी बनाती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, जब भी कोई वैक्सीन दिया था उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब इसका गोल क्या है? इम्यूनाइजेशन का गोल है प्रिवेंट डिजीज, डिसेबिलिटी एंड डेथ। आपने देखा होगा बच्चों को इम्यूनाइजेशन जो है वो करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि उसको कोई डिजीज ना हो। जैसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि बीसीजी का जो है वो टीका लगाया था, अब ये पता थोड़ी है कि उस बच्चे को टीबी हो गए होगा इन फ्यूचर में, हम कोई भी पेरेंट्स ये थोड़ी चाहते हैं कि अपने बच्चे को टीबी हो, लेकिन फिर भी बीसीजी का जो हो वो टीका लगाते हैं। क्यों? ताकि टीबी ना हो, ऐसे ही पोलियो ना हो, ऐसे डिप्थीरिया ना हो, ऐसे पर्टोसिस ना हो, ऐसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। तो ये इसीलिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है ताकि डिजीज को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। डिसेबिलिटी आपको पता ही है, पोलियो हो जाता है, पूरे पैर में लकवा मार जाता है, तो डिसेबिलिटी हो गया। तो डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए एंड डेथ, ऑफकोर्स बहुत सारे बच्चे जो है वो इम्यूनाइजेशन न करवाने की वजह से डेथ हो जाते हैं। जैसे कई पहले जो है वो 6 किलर डिजीज थी, ठीक है, 6 किलर डिजीज थी। वो 6 किलर डिजीज कौन कौन सी थी? जिसमें आ गया हमारे पास में डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये 6 किलर डिजीज थी। आजकल इसमें हेपेटाइटिस भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। फिर मिशन इंद्रधनुष बनाए, अभी आएगा आगे 1 बाय 1 करके आएगा, अभी 7 इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो ये 6 किलर डिजीज थी, इनको रोकने के लिए जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो बनाया गया था और फिर जो है वो उसको लागू किया गया था। अब ये जो हमारे पास में इम्यूनाइजेशन है ये 2 कैटेगरी पे जो है वो हमारे पास में काम करता है। एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, इसको 1 बाय 1 करके जो है वो लेते हैं। बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है?
एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब समझो आप, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब जैसे मान के चलिए कोई भी लड़की जो है वो ऑफिस से काम खत्म करने के बाद घर को जा रही है। क्या कर रही है? ऑफिस का काम खत्म करने के बाद सीधा घर को जा रही है। घर को जा रही है तो उसको रास्ते में जो है वो 2-3 जो है वो गुंडे मिल गए। क्या हो गया दोस्तों? 2-3 जो है वो गुंडे मिल गए। देन वो लड़की को जो है वो फाइटिंग आती है या उसने जूडो कराटे सीख रखे हैं, उसने उस लड़कों का काम तमाम कर दिया। ठीक है, एक तो रास्ता ये हो गया। सेकंड रास्ता क्या है कि लड़की जा रही है, देन उसने पुलिस को फोन कर दिया या अपने भाई को फोन कर दिया या अपने गर्ल्स हॉस्टल से बाकी कलेक्ट को बुला के उन लड़कों के साथ उन लड़कों को जो है वो पीट दिया। तो ये हो गया हमारे पास में पैसिव। एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने वैक्सीन डाला, तो वो वैक्सीन डालने के बाद में वो वैक्सीन क्या काम करेगा? हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज बनवाएगा। बस इतना ध्यान रखना। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास में बॉडी जो है वो क्या करती है दोस्तों, खुद एंटीबॉडीज बनाती है, सेल्फ एंटीबॉडीज बनाती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? बनी बनाई बाहर से पकी पकाई एंटीबॉडी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डालेंगे, हमारा शरीर कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर है हो गया? एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन दो टाइप का हो गया, एक हो गया एक्टिव इम्यूनाइजेशन और सेकंड हो जाएगा हमारे पास में पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब इसमें एक ही चीज याद रखना है आपको, एक सिंपल हिंदी भाषा में लगे कि खुद से जो है वो एंटीबॉडीज बनती है, हमारी बॉडी जो है वो खुद एंटीबॉडीज बनाती है। कुछ भी करेंगे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। वैक्सीन ऐसा लगाएंगे कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार हो जाएगी या एंटीबॉडी जो है वो बना देगी। पैसिव में क्या होगा? बनी बनाई एंटीबॉडीज हम लेते हैं। अब दोनों को जो है वो डिफरेंशिएट लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं? बॉडी इट सेल्फ फॉर्म एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल्स। बॉडी हमारी खुद से जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगी। कोई भी वैक्सीन डाला, थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है, बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, वो एंटीबॉडीज अब हमारे पास में आगे काम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बीसीजी। बीसीजी का क्या है? लाइव वैक्सीन आता है, बिल्कुल जिंदा वाला टीका आता है, पोलियो लाइव है। इसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा जो है हम क्वांटिटी डालते हैं, थोड़ा सा बीसीजी डाला। अब बीसीजी डाला तो हमारी बॉडी ने क्या कहा? अरे टीबी के बैक्टीरिया आ गए, राइट? तो वो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देगी कि टीबी के आगे, टीबी के आगे, टीबी के आगे एंटीबॉडीज बनेगी। फिर इन फ्यूचर में कभी टीबी के आएंगे तो पहले से हमारे पास में हथियार तैयार है। ऐसे पोलियो वाले में भी ऐसा ही होता है। तो बॉडी ने हमारे खुद ने एंटीबॉडीज बनाई है। ऐसे मान के चले किसी को सांप ने काट लिया, अब सांप ने काट लिया तो जब तक एंटीबॉडीज बनेगी तब तक तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? बाहर से एंटीवीनम सीरम, आपने सुना होगा, एंटीवीनम देते हैं, ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडीज हम हमारी बॉडी में डाल देते हैं, तो वो उस सांप के जहर को जो है वो खत्म कर देती है। तो ये डिफरेंशिएट है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन है बॉडी हिमसेल्फ फॉर्म एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल खुद बनाती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। ऑफ कोर्स खुद की चीज बनाई हुई है, खुद के नोट्स भी हम बनाते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। एंड स्लो ऑनसेट, इसमें बनने में टाइम जरूर लगता है लेकिन बनती बहुत अच्छी तरीके से। उसमें हमारे पास में जो है वो कुछ सप्ताह तक लग जाते हैं। स्लो ऑनसेट, धीरे धीरे जो है वो हमारे पास में एंटीबॉडीज बनती है, ये आपको पता ही है। पेशियों में तो क्या है? जैसे डाला आज से काम करना चालू हो गए, लेकिन एक्टिव में तो आज डाला तो उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, महीना, उतने हिसाब से एंटीबॉडीज बनेगी। एंड प्रिवेंट फ्यूचर इन्फेक्शन, फ्यूचर इन्फेक्शन ना हो उससे उसको बचाव किया जाता है, जैसे बीसीजी का, ओपीवी का हम लगाते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय, ठीक है, कैसे देते हैं हमारे पास में? अब ये दो तरीके से होते हैं, नेचुरल इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो वो दो तरीके से होता है। कैसे? नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा। ऑलरेडी मैंने इम्यूनिटी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवाया हुआ है। जिन बच्चों ने इम्यूनिटी का टॉपिक पढ़ा उनको ये बिल्कुल जो है वो चिटली अंगुली के जैसा लगेगा, और जिन्होंने नहीं लिया उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नेचुरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स एक बार हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन आया, हमारी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है, तो ये नेचुरल है, कोई कुछ नहीं करा, नेचर के द्वारा इन्फेक्शन हुआ और हमारी बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाई, तो नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा। वैक्सीनेशन के द्वारा कैसे? बिल्कुल जैसे बीसीजी का टीका दिया, ओपीवी का दिया, हेपेटाइटिस का दिया, टिटनस का दिया, हमारी बॉडी के अंदर डाला, हमारी बॉडी फिर एंटीबॉडी जो है वो बनाएगी। तो ये दो तरीके से, नेचुरल और वैक्सीनेशन। क्लियर? अब आ गया हमारे पास में सेकेंड, पैसिव इम्यूनाइजेशन।
पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं, हम बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी जो है हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन, बनी बनाई, सिंपली बात करें तो बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो हम काम में लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में पैसिव। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट इमीडिएट प्रोटेक्शन, बिल्कुल कोई भी डिजीज इमीडिएट काम करते हैं, आज दिया आज ही हो जाएगा। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, आज दी दिन काम में आ गया ठीक है, वरना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी खत्म नहीं होती है क्योंकि वो तो हमने खुद नहीं बनाई। नो मेमोरी सेल्स, कोई मेमोरी सेल्स इसमें नहीं होती, जबकि उसमें एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स दोनों होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जितने भी हमारे पास में दो वर्ड में यूज लूंगा, एक लूंगा मैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, जहां कहीं पे भी मैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलूं, ठीक है, वो प्लस दूसरी चीज अगर मैं सीरम की बात करूं, ठीक है, वो आ जाएगा। तो ये दोनों चीज जो है वो हमारे पास में क्या थी, बनी बनाई एंटीबॉडीज है। जैसे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, एंटी डी आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ टीटी का, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। टीटी का कैसे कि अगर किसी को मान के चलिए हम टीटी देते हैं, टिटनस टोक्सोइड देते हैं, तो टीटी वाला ये तो हो गया वैक्सीन, ये तो हो गया वैक्सीन जो कि हमारे पास में इम्यूनिटी डेवलप करवाता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ऐसे आ जाता है हमारे पास में एंटी टिटनस सीरम एटीएस। एंटी टिटनस सीरम में क्या होता है, बनी बनाई एंटीबॉडी जाती है, किसी को टिटनस हो गया है। अब जो टिटनस तो हम क्या करते हैं, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे हम क्या करते हैं, टीटी का टिक्का लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ताकि आगे चल के जब भी हम सिजेरियन डिलीवरी करवाएं या हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट करें या बच्चे की कोड क्लेम करें तो टीटी का पहले से इंजेक्शन लगा के रखते हैं। तो टीटी का जो वैक्सीन लगा है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है। पहले लगा देते हैं, तीसरे चौथे महीने में लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे वो मदर एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। लेकिन मान के चलिए किसी पर्सन को जो है वो टीटी नहीं लगाया है, सर्जरी कर दी, सर्जरी के टाइम पे उसको जो है वो टिटनस हो गया। अब सर्जरी के टाइम पे हो, अब आप टीटी लगाओगे तो कोई यूज नहीं आएगा, क्योंकि जब तक टीटी लगाओगे तब तक राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बनी बनाई एंटीबॉडीज हम काम में लेंगे, जिसको हम एंटी टिटनस सीरम कहते हैं। ऐसे रेबीज वाले में दो चीज होती है, एक तो होता है एंटी रेबीज वैक्सीन ARV, ठीक है, एक होता है एंटी रेबीज सीरम। दोनों रेबीज वाला टॉपिक मैंने कुछ दिन पहले जो है वो लिया था, उसमें आप देख सकते हो थोड़ी सी वॉइस उसमें खराब थी, लेकिन अब उसको ठीक कर दिया गया है। तो उसमें हम शुरू में जैसे मान के चले लगता है कि यार कुत्ते ने काटा है, कुत्ता नॉर्मली है तो हम एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन कुत्ते ने बहुत ज्यादा जगह से या बहुत इसके टाइप 1, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, तो अगर टाइप थर्ड या टाइप फोर्थ के तरीके से कैटेगरी में काटा है तो हम एंटी रेबीज सीरम जो है वो लगाते हैं। तो यह हो गया हमारे पास में पैसिव इम्यूनाइजेशन। आई थिंक सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। अब बात आते हैं हमारे पास में टाइप ऑफ वैक्सीन। अब टाइप कौन कौन सी वैक्सीन है, तो आपने नाम सुना होगा, लाइव वैक्सीन है, देन किल्ड वैक्सीन है, ऐसे सुना है। आज हम टोटल 6 प्रकार के वैक्सीन का हम पढ़ेंगे। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है, सब यूनिट होता है, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे। देन मिक्स्ड होता है, ये सब चीजें। तो 1 बाय 1 करके वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। वैक्सीन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, वैक्सीन आपको ऑलरेडी जो है पता ही है। वैक्सीन जो वर्ड, सबसे पहले वैक्सीन का वर्ड जो यूज में लिया था वो लिया था हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, जो ये हमारे पास में आ गया, लुईस पास्चर। वैक्सीन सबसे पहले जो है वो किसने दिया था दोस्तों, लुईस पास्चर ने इस वर्ड को जो है वो निजात किया था। लुईस पास्चर ने वैक्सीन के बारे में जो है वो बताया था। वैक्सीनेशन जो वर्ड है, ठीक है, वैक्सीनेशन जो वर्ड है हमारे पास में, ये दिया था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने जो है वो इसको दिया था सबसे पहले। ठीक, दोनों चीज। वैक्सीन वर्ड किसने दिया था दोस्तों, लुईस पास्चर ने दिया था, एंड जो हमारे पास में वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जेनर ने दिया था। फर्स्ट वैक्सीन एग्जाम में कई बार जो है पूछा था, फर्स्ट वैक्सीन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वैक्सीन कौन सा था दोस्तों, फर्स्ट वैक्सीन था हमारे पास में स्मॉल पॉक्स। ठीक है, सबसे पहले जो वैक्सीन जनरेट किया गया था वो स्मॉल पॉक्स किया गया था, और ये किया गया था हमारे पास में दोस्तों, दैट इज का 1798 में। आजकल तो जो है वो इरिगेट भी हो चुका है, 1986 में स्मॉल पॉक्स को जो है वो इरिगेट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैक्सीन है, और ये वैक्सीन वर्ड है। ये फर्स्ट वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स का था, जो कि 1798 में दिया था। ये जो फर्स्ट पहले वैक्सीन दिए जाते थे, ये 6 किलर डिजीज, ठीक है,
जो हमारे पास में 6 किलर डिजीज थे उनको रोकने के लिए दिया था। बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे पास में इस जो 6 किलर डिजीज है उससे मर जाते थे। अब वो 6 किलर डिजीज कौन सी थी? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। देन उसके बाद आता है हमारे पास में पोलियो, मीजल्स एंड, ठीक है, टिटनस। ये हो गया हमारे पास, सॉरी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स एंड टीबी। ये हमारे पास में जो है वो 6 किलर डिजीज थी। आप लिख लीजिएगा, जगह थोड़ी कम है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स एंड टिटनस। ये जो 6 बीमारियां थी जिससे बच्चे बहुत ज्यादा मरते थे, तो सरकार ने जो है वो इसको लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो हमारे पास में, अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हमारे पास में सबसे पहले कैसे बना था, तो सबसे पहले ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये आया था हमारे पास में 1974 के अंदर। ठीक है, 1974 के अंदर जो हमारे पास में ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था, इसको फिर एक्सपेंड किया था। तो फिर एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, वो फिर 1975 में लाया था। उसके बाद में जो है उसमें और चीजों का अमेंडमेंट किया गया और फिर बनाया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी, जो अभी हम फॉलो करते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो हम अभी फॉलो करते हैं, और ये इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो हमारे पास में 1985 के अंदर आया था, जिसको हम अभी भी फॉलो करते हैं। राइट, तो ये इस तरीके से किया गया था। ये जो हमारे पास में 6 किलर डिजीज थी, ठीक है, 6 बीमारी थी, लेकिन बाद में पता चला कि यार हेपेटाइटिस भी बड़ी डेंजर बीमारी है। ठीक है, हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, ये भी बड़ी बीमारी है। तो फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो 2014 के अंदर, ठीक है, 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष बनाया था। अगर आपसे पूछे तो ये 26 जो है वो 26 दिसंबर के अंदर जो है उसको लागू किया था, 26 दिसंबर 2014 मिशन इंद्रधनुष में था। अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। राइट, तो 7 रंग में ये 6 बीमारियां तो ऐसी कैसी थी? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स और टीबी। इसमें एक ऐड और कर दिया, हेपेटाइटिस, और उस इम्यूनाइजेशन को ऐड करके हमारे पास में लागू कर दिया। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, इसलिए इनको सबको लिख लेना। अब बात आती है हमारे पास में टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में। वन बाय वन करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन किस लिए? लाइव का मतलब हो गया जिंदा, समझ में आ गया? लाइव का मतलब हो गया हमारे पास में बिल्कुल जिंदा, इसमें लाइव चीजें होती है, यानी कि इसके अंदर जो है वो जिंदा बैक्टीरिया, वायरस होते हैं। अगर हमारे पास में बैक्टीरियल है तो हमारे पास में जिंदा रहेंगे, वायरस है तो जिंदा रहेंगे, तो इसमें बिल्कुल जिंदा होते हैं। एट्यूनेटेड का मतलब क्या होता है हमारे पास में? एट्यूनेटेड है डिक्रीज पैथोजेनिसिटी। एट्यूनेटेड का मतलब है डिक्रीज पैथोजेनिसिटी, यानी कि उसके रोग जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। तो डिक्रीज पैथोजेनिसिटी, ये हो गया हमारे पास में एट्यूनेटेड। तो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीनेशन में आ गया हमारे पास में कि इसके अंदर जो है वो जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, और ये जिंदा बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास में बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये हो गया लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं और आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास में सबसे पहली चीजें, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी शो करते हैं। बिल्कुल, इम्यूनिटी एक बार, जैसे बीसीजी का लाइफ में एक बार ही लगता है, राइट, तो ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। एंड कैन नॉट बी गिवन इम्यूनो कंप्रेस्ड एंड प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट लेडी में और इम्यूनो कंप्रेस्ड पर्सन में जो है वो नहीं दिया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि इम्यूनो कंप्रेस्ड पीपल है, जैसे एचआईवी का कोई पर्सन है, ध्यान रखना, ध्यान, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एचआईवी का है तो उसमें हम सिर्फ बीसीजी देते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है बीसीजी का टीका देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। ऐसे अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसमें कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं दिया जाता एक्सेप्ट येलो फीवर। ठीक है, दोनों को मैं लिख रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि नोटबुक ले लो। ठीक है, येलो फीवर का वैक्सीन हम जो है वो प्रेग्नेंट कंडीशन में, येलो फीवर हमारे पास में लाइव वैक्सीन है, लेकिन येलो फीवर हम प्रेग्नेंट कंडीशन में दे सकते हैं। ऐसे इम्यूनो कंप्रेस पर्सन है, जैसे एचआईवी है, उसमें बीसीजी दे सकते हैं, बाकी कोई भी वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जाता। तो ये जो जो चीजें लिख रहा हूं ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने बोला था अच्छे तरीके से लिख लो। टॉपिक हमारे पास में बड़ा है, थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन हम इसको आज बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से इसको फिनिश करेंगे। तो एचआईवी वाला पर्सन है उसमें लाइव में कोई भी वैक्सीन नहीं देता एक्सेप्ट बीसीजी। बीसीजी हम दे सकते हैं, बाकी नहीं देते हैं। और ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर हम कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं दिया था
एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर का वैक्सीन हम प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं दिया जाता। अब आ जाता हमारे पास में एग्जाम्पल लाइव वैक्सीन के, जैसे मम्स, मीजल्स, रूबेला, बीसीजी, ओपीवी, वर्सेला, रोटा वायरस, येलो फीवर, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, ये जो है हमारे पास में लाइव वैक्सीन है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। अब आ जाता हमारे पास में सेकंड, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया या उस वायरस को जो है वो किल कर देता है, ऑर्गेनिज्म को जो है वो हम किल कर देते हैं। बिल्कुल सेफ होता है। आप इम्यूनो कंप्रेस में या प्रेगनेंसी कंडीशन में या कैसी कंडीशन में भी हम जो इसको दे सकते हैं। बट इसके नुकसान क्या है, वीकर इम्यूनिटी एंड बूस्टर नीडेड। जैसे आपने देखा होगा टीटी हम देते हैं तो टीटी का बूस्टर डोज भी जाता है। ऐसे हेपेटाइटिस हम देते हैं, किल्ड है, उसका भी हम बूस्टर डोज देते हैं। ऐसे हमारे पास में दोस्तों और भी डीपीटी है, उसका भी हम बूस्टर डोज देते हैं। तो ये इम्यूनिटी तो शो करता है, इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास में वीकर होती है, बहुत कमजोर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और इसमें बूस्टर जो है वो नीड होता है, बूस्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे बीसीजी में कोई बूस्टर नहीं है, एक बार बीसीजी लाइफ में एक बार लगता है, कोई बूस्टर की जरूरत नहीं होती है और उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया हमारे पास में लाइव में और किल्ड में। ये सेफ होता है, ठीक है, वीकर इम्यूनिटी होती है, बूस्टर नीड होता है। जबकि लाइव में क्या होता है हमारे पास में, इम्यूनो कंप्रेस और प्रेग्नेंट लेडी में हम नहीं दे सकते, बट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, मेमोरी सेल्स बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आईपीवी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आईपीवी, ये हमारे पास में जो है वो पोलियो वैक्सीन होता है, ठीक है, और ये जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। ओपीवी जो होता है हमारे पास में, वो हमारे पास में इंजेक्टेबल नहीं होता, आईपीवी जो है वो इंजेक्टेबल में आता है। हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस ए, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में, इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा है तो हमारे पास में किल्ड में आ जाएगा। बाकी इन्फ्लुएंजा जो है वो लाइव में भी आता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर नेजल वाला आता है तो वो फिर लाइव है, नेजल वाला है तो फिर वो लाइव है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टॉक्सोइड वैक्सीन। अभी तक आपने लाइव और किल्ड पढ़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा टॉक्सोइड पढ़ा होगा, आगे सारे पढ़ेंगे। टॉक्सोइड में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, कोई भी बैक्टीरिया है, ये बेसिकली जो हमारे पास में एक्सोटॉक्सिन्स बैक्टीरिया होते हैं। अब ये एंडोटॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, ये बड़ी रामायण चीज है, हालांकि बुलेट सीरीज के अंदर मैंने करवा रखा है। फटाफट में एक लाइन में बताना चाहूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके जो है वो समझिएगा। ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है, और ये जो है वो इसके बाहर जो है वो हमारे पास में सेल वाल है, ये इसके बाहर सेल वाल है। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी सेल वाल से, जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर से टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो अंदर से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन्स, और जो बाहर से प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। क्लियर है। तो ये क्या करते हैं हमारे पास में, ये बैक्टीरिया जिंदा रहते रहते भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें मरना ही पड़ता है, इसके अंदर जो है वो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मरेगा तभी ये टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, ये सारी चीजें। तो ये चीजें हमारे पास में एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स में लिटिल बिट डिफरेंस है। तो जो बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन्स वाले होते हैं, ठीक है, उनमें हम जो है वो टिटनस, इसमें हम जो है वो टॉक्सोइड बना सकते हैं, यानी कि उनका जो है वो हम टॉक्सोइड बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल। और ज्यादा समझना है कैसे क्या बना सकते हैं, तो आप जो है वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की मैंने क्लास ली है, उसके अंदर आपको पूरा 1 घंटे की 40 मिनट की आई थिंक क्लास है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से कैसे जो है वो वैक्सीन बनाया जाता है, क्या किस तरीके से जो है क्लियर होता है, कौन सा बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव वाला एंडोटॉक्सिन्स होता है या ग्राम नेगेटिव वाला होता है, दोनों का डिफरेंशिएट कितना हीट के ऊपर होता है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स मतलब उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको इनएक्टिवेटेड कर देते हैं। टॉक्सिन्स काम में लेते हैं लेकिन वो टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेटेड करके जो है वो काम में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल टिटनस टॉक्सोइड है, डिप्थीरिया टॉक्सोइड है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सब यूनिट या रिकम्बेंडेड वैक्सीन। सब यूनिट या रिकम्बेंट वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ओनली एंटीजेनिक पार्ट यूज, बैक्टीरिया का सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट जो है वो यूज में लिया जाता है और उसी से वैक्सीन जाते हैं। जो भी पार्ट है, जैसे मान लो उसकी सरफेस पे कोई एंटीजेनिक पार्ट है, ये मैंने जो है वो मतलब सेल वाल के अंदर बैक्टीरिया सेल वाल भी जो है मैंने करवाई हुई है, तो सेल वाल के अंदर एंटीजेनिक पार्ट होता है, मतलब जिससे वो डिजीज कोज करता है, उसको जो है वो यूज करके, जो डिजीज कोज करता है उसको यूज करके, उस पार्ट को यूज करके जो है वो हम वैक्सीन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक पार्ट यूज करके जो बनता है। ये हो गया हमारे पास में सब यूनिट या रिकम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हेपेटाइटिस बी है
या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये सब यूनिट या रिकम्बिनेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉन्जुकेट वैक्सीन। ठीक है, कॉन्जुकेट वैक्सीन में क्या होता है, कोई दो चीजों को मिलके जो है वो कॉन्जुकेट बना के जो है वो किया जाता है। जैसे इसमें पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन, इस तरीके का जो है वो यूज में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल बात करें, हिब है या न्यूमोकोकल कॉन्जुकेटेड वैक्सीन है। ठीक है, ध्यान रखना पीछे भी बार बार आएगा, दैट इज कॉल्ड न्यूमोकोकल कॉन्जुकेटेड, ठीक है, वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुकेटेड वैक्सीन। ऐसे हिब आ गया, यह आता हमारे पास में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, ये हो गया हिब। तो हिब की फुल फॉर्म होगी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो हिब वैक्सीन है या पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुकेटेड वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है वो कॉन्जुकेटेड के एग्जाम्पल है। तो हो गए सबसे पहले लाइव, सेकंड आ गया किल्ड, तीसरा आ गया हमारे पास में सब यूनिट या इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट, टॉक्सोइड, अब आ गया कॉन्जुकेटेड, और लास्ट आ जाता, नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में एमआरएनए वैक्सीन। जैसे अभी कोरोना की जो वैक्सीन है वो एमआरएनए वैक्सीन है। गिव एमआरएनए इंस्ट्रक्शंस फॉर एंटीजेनिक, एग्जांपल कोविड-19 एमआरए वैक्सीन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है कोविड-19। तो ये याद रखना, एग्जाम में ये भी जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम सारे वैक्सीन के बारे में जो है वो पढ़ लेंगे, देन उसके बाद कितनी डोज कैसे दी जाती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फटाफट जो है वो इस चीज को जो है वो क्लियर करेंगे। अब जो भी चीज मैं बता रहा हूं मैं यहीं पे सारी चीज क्लियर करूंगा, ताकि फिर उस चार्ट में, क्योंकि उस चार्ट में हमारे पास में इतनी जगह नहीं होती है, जो जो चीजें हैं वो उसी को मैं यहीं पे इंक्लूड करूंगा, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट बर्थ, यानी कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में बीसीजी का जो है वो टीका लगाया जाता है। यह आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वैक्सीन को डिस्कस किया था, कौन कौन से, कोलमेट और ग्यूरिन। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ही जो है वो इस वैक्सीन को जो है वो डिस्कस किया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड बीसीजी। तो बेसिलस क्या हो गया, मतलब एक होता है हमारे पास में राउंड शेप में और एक होता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड रोड शेप में। तो रोड शेप वाली जो चीज होगी वो होगी बेसिलस, रोड शेप हो गया इसलिए इसको नाम दिया बेसिलस। कोलमेट और ग्यूरिन इन्होंने जो है वो डिस्कस किया था, और 1921 के अंदर जो है वो इस वैक्सीन को डिस्कस किया था। ये जो है वो हमारे पास में लाइव वैक्सीन है। ठीक है, और ये एट बर्थ दिया था। अब देखो 8 बार दिया था, समझिए इतना ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि बीसीजी के ऊपर भी मैंने एक क्लास ली हुई है बुलेट सीरीज के अंदर, ओनली बीसीजी के ऊपर ली हुई है, उसमें भी हमारे पास में 20 से 25 मिनट। तो अगर हर के बारे में इतनी इतनी क्लास लेंगे तो आज की क्लास कम से कम 6 या 7 घंटे के अंदर कंप्लीट होगी। और अगर देखा जाए ना तो इम्यूनाइजेशन वाकई में जो है वो 6 से 7 घंटे की क्लास है। क्योंकि बुलेट सीरीज में हमारे पास में फाउंडेशन है, हम फटाफट जल्दी जल्दी चीजें बताते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आप उन चीजों को जो है वो लिखिएगा। ठीक है, तो ये लाइव वैक्सीन होता है, यही ऐसा वैक्सीन है जो एनएस के अंदर डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, डिस्टल वाटर या इसके अंदर डाइल्यूट नहीं किया जाता है, नॉर्मल सलाइन के अंदर जो है वो डाइल्यूट किया जाता है। लगाते कैसे हैं, 8 बर्थ पे जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं 0.05 ml, सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, 8 बर्थ पे हम 0.05 ml लगाते हैं, 1 ईयर तक लगा सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर तक जो है वो इसको लगा सकते हैं, 1 साल तक, 1 साल के बाद बीसीजी का टीका नहीं लगाया जाता। ठीक है, 1 साल तक लगाएंगे। अगर 8 बर्थ पे आपने नहीं लगाया है तो 1 साल तक 0.1 ml लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना 0.1 ml है। ठीक है, जीरो मतलब 0.01 ml है, सॉरी 1.0 ml नहीं है, 0.1 ml है। इसका हाफ करेंगे तो बहुत सारे बच्चे 0.5 ml कर देते हैं, 0.5 ml बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 0.5 ml बहुत ज्यादा हो जाता है, 0.5 नहीं लगाते हैं, 0.05 या फिर जो है वो हम 0.1 ml लगाते हैं, 1 साल तक लगा सकते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद में ये लाइव वैक्सीन है, जितने भी इम्यूनो कंप्रेस वाले पर्सन होते हैं, जैसे HIV वाला है, ठीक है, अगर मैं बात करूं HIV का कोई पर्सन है तो HIV वाले में जो है वो जितने भी हमारे पास में लाइव वैक्सीन है ना, कोई सा भी नहीं लगाते एक्सेप्ट बीसीजी। ठीक है,
बीसीजी हम लगा सकते हैं, बाकी कोई सा भी वैक्सीन लाइव हम नहीं लगाते हैं इम्यूनो कंप्रेस वाले में। क्लियर है। देन उसके बाद ये हमेशा लेफ्ट आर्म पे लगाया जाता है। अब लेफ्ट आर्म पे क्यों लगाया जाता है? ऐसा कोई रिएक्शन है क्या? राइट पे लगा दोगे तो रिएक्शन कर जाएगा, बच्चा मर जाएगा? नहीं, उसका एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, खासतौर से जो गरीब लोग हैं या जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते तो बीसीजी का टीका लगाया है या नहीं लगाया है, ये एक यूनिफॉर्मिलिटी आ जाए, मतलब देखते ही पता लग जाए, इसलिए लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। तो उसमें जो है वो पोस्ट्यूल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, स्कार बन जाता है, लाइफ लॉन्ग स्कार बन जाता है, जिंदगी भर का स्कार जो है वो यहाँ पे बन जाता है। तो वो स्कार देख के जो हम पता लगा सकते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट हो या ना हो, कि यार ये पर्सन को तो जो है वो बीसीजी लगा हुआ है। तो WHO ने लेफ्ट आर्म पे लगाने के लिए जो है वो यूनिवर्सल जो है वो हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन हो जाए, इसलिए लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। तो कल को आपसे कोई पूछे कि बीसीजी का टीका लेफ्ट आर्म पे क्यों लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राइट पे लगा देंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा या असर नहीं करेगा, असर करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है मदर के पास, मदर अनएजुकेटेड है, डॉक्यूमेंट कहीं खो गए तो कैसे पता लगेंगे? तो फिर उसके लिए जो है वो लेफ्ट आर्म पे जो है वो ये इंजेक्शन लगाया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद में अगर हम इसमें बात करें कि बीसीजी की वैक्सीन जो हम खोल देते हैं तो फिर 4 घंटे के अंदर यूज में लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आज खोल दिया देन उसके बाद कल भी काम में ले रहे हैं, परसों भी काम में ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हेपेटाइटिस वाली हम 1 महीने तक काम में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम और भी बहुत सारी वैक्सीन ओपन कर लेते हैं तो वो लंबे समय तक काम में आती है, लेकिन इसका 4 घंटे के अंदर जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए। यही एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इंट्राडर्मल लगाई जाती है, समझ में आ रहा है? यही एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इंट्राडर्मल लगाई जाती है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी आएगी हमारे पास में, ठीक है, या तो सबक्यूटेनियस या आईएम। चलो एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। बीसीजी जो है वो इंट्राडर्मल लगाया जाता है और मीजल्स जो है वो सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। बाकी ऑलमोस्ट 99.99% जो वैक्सीन है वो आईएम लगाई जाती है, ठीक है। बाकी ओरल पोलियो वैक्सीन है वो तो ऑफ कोर्स पता ही है, ओरली दी जाती है। इन्फ्लुएंजा है, नेजल वैक्सीन है, वो नाक से दी जाती है, तो इसमें ज्यादा नहीं है। बाकी यही एक ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल दी जाती है। क्लियर है? सारी चीज क्लियर हो गई है, बाकी और चीज बचेगी तो और बता देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ओपीवी देते हैं, ओपीवी 0, ठीक है। ये हमारे पास में ओपीवी 0 मतलब 0 डोज, ठीक है, इसको 0 डोज काउंट करते हैं। एट बर्थ पे जो ओपीवी दिया जाता है उसको 0 डोज बोलते हैं, फर्स्ट डोज नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। ऐसे हमारे पास में एट बर्थ पे जो हेपेटाइटिस बी दिया जाता है इसको भी 0 डोज बोला जाता है। ये हर एक जो लाइन में बता रहा हूँ एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में पूछा गया है कि हेपेटाइटिस की जो एट बर्थ डोज दी जाती है वो कौन सी होती है, तो वो 0 डोज होती है। फिर 6 वीक पे दी जाती है वो फर्स्ट होती है, फिर 10 वीक पे दी जाती है वो हमारे पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड सेकेंड डोज होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट विटामिन के, विटामिन के जो है वो कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन विटामिन के भी जो है वो दिया जाता है। तो जैसे बच्चा पैदा होता है इमीडिएटली ये 4 जो है वो दिए जाते हैं। क्या क्या चीजें? बीसीजी दिया जाता है, ओपीवी दिया जाता है, हेपेटाइटिस दिया जाता है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है एट बर्थ। विटामिन के जो है वो वैक्सीन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये भी जो है वो दिया जाता है। क्लियर है? बीसीजी जो है वो एक ही डोज दी जाती है, तो इसलिए इसको 0 डोज, फर्स्ट डोज का कोई जिक्र नहीं है, लाइफ में एक ही बार बीसीजी दिया जाता है। देन उसके बाद ओपीवी जो एट बर्थ पे देते हैं उसको 0 डोज कहते हैं, और हेपेटाइटिस जो है वो भी हमारे पास में 0 डोज पे आता है। क्लियर? अब आ जाता है हमारे पास में 6 वीक पे। नेक्स्ट जो इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है वो करवाते हैं हम 6 पे। इसमें हम क्या देते हैं दोस्तों? इसमें हम देते हैं पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज देते हैं। अब ये पेंटावेलेंट क्या है? पेंटावेलेंट की जगह जो हो पहले डीपीटी यूज ही लेता। ओल्ड में अगर हम बात करें तो ओल्ड में हम जो है वो डीपीटी यूज में लेते हैं। ओल्ड में मतलब आज भी यूज किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट वाले ही पेंटावेलेंट यूज करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं ना उसी में पेंटावेलेंट यूज करते हैं। बाकी सरकारी में पेंटावेलेंट नहीं है, वहां पे आज भी डीपीटी यूज किया जाता है। डीपीटी क्या है? डीपीटी 3 डिजीज को जो है वो रोकने वाली चीज है। एक हमारे पास में डिप्थीरिया, एक हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पर्टुसिस, और एक है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टिटेनस, ठीक है। ये 3 डिजीज को रोकने के लिए जो टीका दिया जाता है इसको बोलते हैं डीपीटी। अब प्राइवेट में पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट में 5 हो जाती है इंक्लूड। कौन कौन सी? 3 तो ये है ही है। पेंटावेलेंट, पेंटा का मतलब हो गया 5, 5 कौन कौन सी? 3 तो है ही है, एक ये 2 और ये 3 तो डीपीटी वाली तो है ही है, प्लस हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये इंक्लूड कर दिया गया है। प्लस इसके साथ साथ में हिब भी इंक्लूड कर दिया। हिब क्या है?
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, ये भी जो है वो इंक्लूड कर दिया। तो ये फोर्थ होगी और ये फिफ्थ होगी, इनको मिला के हमारे पास में जो है वो पेंटावेलेंट आ गया, मतलब डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हिब, ये पेंटावेलेंट की भी जो है वो फर्स्ट डोज दी जाती है 6 वीक पे। तो अच्छे तरीके से इनको रट लो, एग्जाम में पूछा था 6 वीक पे पेंटावेलेंट पे कौन सी डोज दी जाती है, तो फर्स्ट डोज दी जाती है। ओपीवी की भी जो है वो हमारे पास में फर्स्ट आ जाती है। ये याद रखने के लिए अब देखो, अब काम आया ना, सब फर्स्ट फर्स्ट आ गया। अगर हमने ओपीवी वहां दे देते तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि यार ओपीवी की सेकंड है। तो 6 वीक पे आप ध्यान रखो, सब फर्स्ट फर्स्ट कौन कौन सी, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये हमारे पास में। नेक्स्ट आ गया आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसकी भी हमारे पास में फर्स्ट डोज जाती है। रोटा वायरस है, इसकी भी फर्स्ट डोज दी जाती है। और पीसीवी न्यूमोकोकल, ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है हमारे पास में, इसकी भी फर्स्ट डोज जो है वो दी जाती है। तो ये हमारे पास में 6 वीक पे फर्स्ट डोज याद रखना, पेंटाविलेंट, ओपीवी, आईपीवी, रोटा एंड पीसीवी। अब उसके बाद आता है हमारे पास में 10 वीक पे। अब 4-4 वीक का जो है वो डिफरेंशिएट चलेगा, ठीक है। और वैसे आपको पता है कि जो भी हमारे पास में लाइव वैक्सीन होते हैं, ठीक है, लाइव वैक्सीन में मिनिमम जो टाइम रखा जाता है वो कम से कम 4 वीक का रखा जाता है। 1 महीने का गैप तो रखा ही रखा जाता है, 1 महीने से कम गैप में हम लाइव वैक्सीन नहीं लगाते। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में 10 वीक पे। 10 वीक पे क्या क्या लगाते हैं, 10 वीक में पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज लगाते हैं, ओपीवी की सेकेंड डोज लगाते हैं, आईपीवी की सेकेंड डोज लगाते हैं, रोटा वायरस की सेकेंड डोज लगाते हैं, एंड पीसीवी जो है वो नहीं जाता है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जाता है। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, आप इसको जो है वो सीधा सीधा हटा भी सकते हो, आप डायरेक्टली ये चीज रख लो, पेंटावेलेंट, ओपीवी, रोटा वायरस, इनकी जो है वो दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कार्ड, ये आ गया हमारे पास में 14 वीक पे। 14 वीक पे हमारे पास में क्या आता है, 14 वीक पे एक चीज ध्यान रखना आपको, पीसीवी की सेकेंड डोज 14 वीक पे दी जाती है। तो पेंटावेलेंट की थर्ड डोज दी जाती है, ओपीवी की ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी थर्ड डोज दी जाती है, आईपीवी की थर्ड डोज दी जाती है, रोटा वायरस की थर्ड डोज दी जाती है, एंड पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन उसकी जो है वो सेकेंड डोज जाती है। तो याद रखने वाली जो समझने वाली चीज है वो है हमारे पास में ये चीज है। अच्छा, पेंटावेलेंट का समझ में आ गया। ओपीवी आपको पता ही है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ये हमारे पास में ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आगे आएगा हमारे पास में, ठीक है। ओरियो पैसे 2 ड्रॉप जो है वो हमारे पास में पोलियो की जो है वो दी जाती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास में जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर है उससे बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो इसी से पूछाते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। वैक्सीन वाइल मॉनिटर को भी जो है वो मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है। इसमें हमारे पास में क्या आता है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन वाला जाता है, इसमें टेम्परेचर हमारे पास में जो है वो लो ही रखा जाता है, बिल्कुल -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर रखा जाता है, स्टोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो रखा जाता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोल्ड चेन अभी आएगी, डोंट वरी, इसमें हमें जो है वो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास में जो है वो वैक्सीन वाइल मॉनिटर आता है, जो इंडिकेटर होता है। ये जैसे हमारे पास में कोई वैक्सीन है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई वैक्सीन है, तो इसके ऊपर एक गोल सर्किल होता है और नीचे जो है वो हमारे पास में एक रेक्टेंगल सर्किल होता है। रेक्टेंगल सर्किल में हमारे पास में जो है वो बिल्कुल लाइट इंडिकेटर आता है, बिल्कुल हल्का कलर का आता है, और बाहर जो है वो गहरा आता है। अगर हमारे पास में लाइट इंडिकेटर है, ठीक है, अगर ये लाइट इंडिकेटर जो है वो हमारे पास में है लाइट है, यूं मान के चलिए लाइट मार्कर है, तो बिल्कुल ओके है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर भी मैंने अलग से जो है वो करवा रखा है, इसलिए ध्यान रखना। और अगर ये हमारे पास में डार्क हो गया, ठीक है, तो लाइट है तब तो ठीक नहीं है, डार्क है तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये लो डिस्कार्ड, ये हमारे पास में अगर अंदर वाला सर्किल जो है वो अगर डार्क हो गया है, ठीक है, तो डिस्कार्ड कर देता है। अगर ये बिल्कुल लाइट है तो ओके है। ये हो गया हमारे पास में वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ठीक। ये जो आईपीवी के बारे में ये आगे आएगी, मेरी पूरी टेबल बनाई हुई है, जब हमारे पास में आगे पढ़ेंगे तो आईपीवी के बारे में। आईपीवी क्या है, इनएक्टिवेटेड, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। ये हमारे पास में किल्ड आता है, और ये जो है हमारे पास में आईएम दिया जाता है, ठीक है, ये ओरली दिया जाता है, ये ओरली दिया जाता है, ये 2 ड्रॉप दी जाती है, जबकि ये हमारे पास में आईएम जो है वो दिया जाता है। तो 1 बाय 1 करके इनको सबको जो है वो आगे लेंगे, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोटा वायरस आ गया हमारे पास में। रोटा वायरस जो है हमारे पास में डायरिया के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसकी भी हमारे पास में जो है वो 5 ड्रॉप्स दी जाती है। क्या दी जाती है दोस्तों, 5 ड्रॉप दी जाती है। ये हमारे पास में 6 पे, 10 पे एंड 14 वीक पे जो है वो दिया जाता है।
और ये जो है वो डायरिया को प्रिवेंट करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो डायरिया से ही किल करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास में जो है वो रोटा वायरस आ गया। समझ में आ गया? सबके बारे में डिटेल से जो है वो बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 9 to 12 मंथ पे कौन सा दिया जाता है? तो 9 to 12 मंथ पे दिया जाता है दोस्तों एमआर। एमआर क्या है? एमआर की फर्स्ट डोज दैट इज कॉल्ड एमआर आ गया हमारे पास में मीजल्स एंड रूबेला। ठीक है, मीजल्स एंड रूबेला, इसके फर्स्ट डोज देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको मीजल्स भी लिखा जाता है, कई जगह अगर आप देखोगे तो सिर्फ मीजल्स भी लिखा हुआ है, या कई जगह जो है वो एमएमआर ये भी लिखा होता है, मम्स मीजल्स रूबेला, तो ये भी लिखा हुआ है। तो तीनों एक ही चीज है, ध्यान रखना, मम्स मीजल्स एंड रूबेला। ठीक है, तो अगर आपको तीनों में या तो आपको एमएमआर दिखेगा या एमआर दिखेगा या मीजल्स दिखेगा, तो ये जो है वो हमारे पास में ध्यान रखना। मीजल्स पे मैंने आपको एक चीज बताई, अगर याद हो तो, ये सब क्यूटिनेज दिया जाता है। ठीक, बाकी सारे के सारे आईएम दिए जाते हैं, इंट्राडर्मल बीसीजी दिया जाता है, और ये राइट आर्म पे दिया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली राइट आर्म पे जाता है, वही मेन चीज इंडिकेशन के रूप में। ठीक है, ये हमेशा राइट आर्म पे जो है वो दिया जाता है। जिस तरीके से बीसीजी हो वो लेफ्ट पे दिया जाता है, ये हमारे पास में जो है वो राइट पे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जापानीज एनसेफेलाइटिस। हर जगह नहीं देते हैं, जैसे यूपी बिहार के अंदर जो है वो हमारे पास में ज्यादा होता है, बिहार के अंदर बहुत होता है, तो ये दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला एंडेमिक एरिया। हर जगह नहीं देता। एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें उसको बोलते हैं एंडेमिक। पेंडेमिक मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया पेंडेमिक। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो ये हो गया हमारे पास में जापानीज एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस ये जो है वो हमारे पास में बेसिकली जो है बिहार साइड में जो है वो यूज आता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लेते हैं, बिहार साइड में जो है वो यूज में आता है। जो लीची होती है, ठीक है, लीची जो होती है उसके माध्यम से फैलता है, ध्यान रखना, ये भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तभी तो कहते हैं बिहार साइड की जो लीची आती है उसमें जापानीज एनसेफेलाइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट, न्यूमोकोकल। ठीक है, न्यूमोकोकल कॉन्जुकेटेड वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है 9 मंथ्स पे। तो ये तीनों हो गया, एमआर, मम्स, मेजल्स, रूबेला या मेजल्स, ये सारी चीजें। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड विटामिन ए। हालांकि विटामिन ए जो है वो हमारे पास में कोई वैक्सीन के रूप में कहे तो ये हमारे पास में विटामिन ए दी जाती है। विटामिन ए ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर 1 घंटे की क्लास ली हुई है, इसलिए मैं आपको फटाफट बताना चाहूंगा। विटामिन ए की डोज जो है वो हमारे पास में दी जाती है और 9 मंथ पे जो है वो दी जाती है। ठीक है, 9 मंथ पे दी जाती है और इसमें हम 1 लाख यूनिट जो है वो देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो दी जाती है। सेकेंड, हम 18 मंथ्स पे देते हैं। 18 मंथ्स पे जो है वो हम दोस्तों 2 लाख यूनिट देते हैं। कितने देते हैं? 2 लाख यूनिट देते हैं। फिर 6 महीने का आप जो है वो डिफ्रेंशिएट करते रहो। ठीक है, 18 हो गया, फिर 24 मंथ हो गया, फिर उसके बाद 30 मंथ हो गया, फिर 36 मंथ हो जाएगा, फिर हमारे पास में जो है वो 42 मंथ होगा, फिर 48 हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा, फिर 60 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से टोटल डोज जो है वो दी जाती है। मंथ मैंने आपको लिख लिए सारे डोज, यहां से आपको 6 महीने प्लस करके जाना है। 18 मंथ पे, 24 मंथ पे, 30 मंथ पे, 36 मंथ पे, 42 मंथ पे, 48 मंथ पे, 54 मंथ पे और 60 मंथ पे। 60 मंथ मतलब 5 ईयर्स। ठीक है, और सब में यहाँ पे भी याद करना, सब में 2 लाख डोज जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 दूनी 16 और 17 लाख यूनिट जो है वो पूरी विटामिन ए की डोज दी जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में कहीं से पूछे, हालांकि ये क्वेश्चन या ये पूरा मैंने डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने वहां करवा रखा। अगर मैं इसको यहाँ पे पढ़ाना चालू कर दूंगा तो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा जो मेरी क्लास रेगुलर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटी बता दिया, 9 मंथ पे जो विटामिन ए डोज दी जाती है 1 लाख यूनिट दी जाती है, फिर 18 मंथ पे जाती है 2 लाख यूनिट, फिर सब में 6 महीने का जो है वो आप ऐड करते रहो और सब पे 2 लाख यूनिट जो है वो ऐड करते रहो। टोटल 17 लाख यूनिट दी जाती है और टोटल 5 साल तक जो है वो दिया जाता है। ये हमारे पास में वैक्सीन हो गया 9 to 12 मंथ्स पे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 16 to 24 मंथ्स पे। बच्चा जब 2 साल का हो जाता है लगभग, तो उस पर क्या क्या दिया जाता है? तो मीजल्स एंड रूबेला का सेकेंड डोज दिया जाता है। डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, जो कि हमारे पास में कब लगा था? 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे लगा था या नहीं लगा था? अब उसकी बूस्टर डोज यहां पे दी जाती है। देखो, भूलो मत कोई भी चीज, ये देखो ना,
ये हमारे पास में पेंटाविलेंट, पेंटाविलेंट में मैंने आपको बताया था कि डीपीटी भी हम मान सकते हैं। ओल्ड केस में हम डीपीटी मान रहे थे, तो पेंटाविलेंट जस्ट ये डीपीटी। तो यहाँ पे लगाई 6 वीक पे, देन 10 वीक पे लगाई, देन 14 वीक पे लगाई, राइट। तो अब इसकी बूस्टर डोज जो हो हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। 24 मंथ पे, 16 से 24 मंथ के बीच में बूस्टर डोज लगाई जाती है। ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो हमने 8 बर्थ पे दिया था 0, फिर उसके बाद 6 वीक पे फर्स्ट डोज, फिर 10 वीक पे सेकेंड, फिर 14 वीक पे थर्ड। अब इसकी बूस्टर डोज यहाँ पे लगाई जाती है। और जो जापानीज एनसेफेलाइटिस जो 9th मंथ पे दिया था फर्स्ट डोज, अब उसकी सेकेंड डोज यहाँ पे दी जाती है, राइट। इसलिए सारी चीजों को याद करते हुए चलो। ऑलरेडी क्लास लंबी होती जा रही है, मैं और ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो इसलिए फटाफट जो हो वो चीजें, इसलिए मैंने कहा था अच्छे तरीके से कॉपी पेन लगा के रखिए। और लास्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रोटा वायरस की बूस्ट डोज जाती है अगर रिकमेंडेड है तो रोटा वायरस में मैंने आपको बताया था यही वही 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे वही 5 ड्रॉप्स जो है वो दी जाती है, ये सारी चीजें। तो इनका बूस्टर डोज जो है वो हमने दैट इज कॉल्ड 16 एंड 24 मंथ्स पे। अब आ जाता है हमारे पास में 5 साल और 10 साल पे क्या क्या चीजें दी जाती है, उसको लेते हैं। 5 से 6 साल के बीच में एक डोज दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डीपीटी की बूस्टर डोज दी जाती है। क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस, इसकी जो है वो बूस्टर डोज दी जाती है। एंड उसके बाद 10 ईयर्स एंड 16 ईयर पे जो है हमारे पास में टिटनस एंड डिप्थीरिया का जो है वो वैक्सीन दिया जाता है। तो ये हमारे पास में बेसिकली इम्यूनाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया बच्चे का। अब हम मदर का ले लेंगे, फिर चार्ट ले लेंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे इसीलिए, ठीक है। अब आ जाता है इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर इम्यूनाइजेशन जो है वो कौन सा होता है, तो आपको पता ही है दो चीजें, एक होता है हमारे पास में टीडी, टिटनस एंड डिप्थीरिया, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी, जैसे हमें पता चलता है कि यार लेडीज प्रेग्नेंट है तो दूसरे या तीसरे मंथ में जो है वो हम दे देते हैं। देन उसके बाद टिटनस एंड डिप्थीरिया की जो हमारे पास में सेकेंड डोज 4 वीक ऑफ टीडी फर्स्ट, टिटनस के बाद में जो है वो दी जाती है। अगर पहले से कोई पर्सन टिटनस लिया हुआ है तो डायरेक्ट जो है वो टीडी की बूस्टर डोज दी जाती है। इसका गोल क्या है? गोल प्रोटेक्ट मदर एंड न्यू बोर्न फॉर टिटनस। टिटनस से जो है वो बच्चे को और माँ को जो है बचाना है। कैसे बचाना है? को देखो, माँ को कैसे, कि मान के चलिए हमने टिटनस का पहले से वैक्सीन दे दिया, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कल को मदर जो है वो हमारे पास में सिजेरियन डिलीवरी होगी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होगी, तो पहले से वो वैक्सीनेटेड है। ऐसे कोड को क्लेम करते हैं तो बच्चे को टिटनस ना हो जाए, इसके लिए हम जो है वो ये चीज काम में लेते हैं। ये हो गया इम्यूनाइजेशन। अब फटाफट इस टेबल को हम लेंगे और इस चीज को जो है वो फिनिश करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अपने नाक, कान, आंख, मुंह सब कुछ खोल के रखिएगा, क्योंकि जितना भी हमने अब पढ़ा था उसको हम बताऊंगा, प्लस साथ के साथ जो है वो और जो चीजें थी उनको भी हम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाला ले लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में जो है वो हमारे पास में था उसको हम ले लेते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन में वही हमारे पास में टीटी की फर्स्ट डोज एंड टीटी की सेकेंड डोज और बूस्टर डोज। तो देखो, टीटी की फर्स्ट डोज कब लगाते हैं? एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि दैट इज कॉल्ड, ये आ जाएगा हमारे पास में अर्ली इन प्रेगनेंसी। अर्ली इन प्रेगनेंसी में जो है वो लगाया जाता है। देन क्या होता है? टीटी की डोज 0.5 ml देती है। कोई डाइल्यूट हम नहीं करते, मतलब एनएस में घोलेंगे या फिर जो है वो डिस्टिल वाटर में घोलेंगे, बिल्कुल टीटी का वैक्सीन जो है वो डिस्टिल वाटर में नहीं घोला जाता। मैं कह रहा हूं ये टेबल ध्यान से समझिएगा, आंख, नाक, कान, मुंह सब कुछ खोलिएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पहले हम प्रेग्नेंट वुमन का देख लेंगे, देन उसके बाद आगे हम बच्चे का पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टीटी का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? एज सुन एज पॉसिबल, जैसे प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम पे। टीटी 0.5 ml में लगाया था, कोई डाइल्यूशन उसका नहीं किया जाता। इंट्रामस्कुलर लगाया जाता। अब मैंने आपको मोटी मोटी चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि बीसीजी जो है वो इंट्राडर्मल आता है, ठीक है। और जो मीजल्स है वो हमारे पास में, मीजल्स हो गया या जापानीज एनसेफेलाइटिस हो गया, वो हमारे पास में सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। बाकी जितने भी हैं हमारे पास में वो आईएम लगाए जाते हैं। ओपीवी का आपको पता ओरली दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा का आपको पता नाक में दिया जाता है, राइट। तो ये मोटा मोटी चीजें लगाया कहाँ पे जाता है दोस्तों? अपर आर्म में लगाता है या फिर जो है वो कूल्हे पे लगाया जाता है, दोनों जगह हम लगा सकते हैं। सेकेंड टीटी का जो है वो सेकेंड टीका लगाया जाता है, वो 4 वीक जो भी आपने लगाया, जैसे मान लो प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड मंथ में लगाया
तो फिर थर्ड मंथ में आप जो है वो टीटी का सेकेंड टीका लगाओगे, या फिर फोर्थ में लगाया तो फिफ्थ में लगाओगे। बट जितना जल्दी, अगर आपने फर्स्ट में लगाया तो सेकंड में, दोनों के बीच में 1 महीने का डिफरेंशिएट होना चाहिए, बस इतना ही आपको याद रखना। डोज वही 0.5 ml, कोई डायल्यूशन होता नहीं, वो इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। अगर लेडीज पहले से, प्रेग्नेंट लेडीज पहले से जो है वो टीटी का टीका लगाई हुई है, तो डायरेक्ट उसमें हम टीटी का बूस्टर डोज देते हैं, ठीक है। और कभी भी अगर पहले प्रेगनेंसी में कभी भी 3 साल से पहले कभी भी उसने टीटी का टीका लगाया, मान लो वैसे नहीं लगाया, ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं लगा, जैसे मान लो आज किसी कारणवश उसने टीटी का टीका लगा लिया है, ठीक है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई है, फिर उसके बाद में वापस से वो 2 टीके नहीं लगेंगे, डायरेक्ट वही लगाया जाता है, बूस्टर डोज ही जो है वो लगाई देती है। वो तो बूस्टर डोज में सेम ही आता है, बूस्टर डोज कोई अलग नहीं आती है। बूस्टर डोज को समझिए आप पहले, चलो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज का मतलब होता है, बूस्टर डोज में कोई अलग चीज नहीं लगाई जाती, कोई अलग से टीका नहीं आता। जैसे टीका मैंने आप एक वैक्सीन मैंने लगा लिया, ठीक है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, लगभग 6 महीने वैलिडिटी होती है, ठीक। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर, जैसे मैंने आज टीटी का लगा लिया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा टीटी का और लगा लिया, तो फिर 3 साल तक वैलिडिटी हो जाती है, वही 3 साल तक वैलिडिटी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में बूस्टर डोज लगाने से क्या होता है, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है, किसी पे परमानेंट मार्क लग जाता है, ठीक। तो वो हो गया हमारे पास में बूस्टर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इन्फेंट। इन्फेंट आपको पता है 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में बीसीजी। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, एट बर्थ लगाया जाता है, एज सुन एज पॉसिबल लगा दिया जाता है। 1 साल की एज तक लगा सकते हैं लास्ट, उससे ज्यादा नहीं लगाते हैं। कितना लगाते हैं, 8 बर्थ पे लगा रहे हैं तो 0.05 ml, और 1 महीने तक या 1 साल से लेके 1 महीने तक लगा रहे हैं तो 0.1 ml लगाया जाता है, ठीक है। 0.1 ml लगाता है 1 साल तक। अगर 8 बर्थ पे लगा रहे हैं तो 0.05 ml, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको डायलेशन के लिए सोडियम क्लोराइड NS में डायल्यूट करते हैं। यही एक ऐसा वैक्सीन है जिसको हम NS के अंदर डायल्यूट करते हैं, बाकी किसी को भी NS के अंदर डायल्यूट नहीं किया जाता, ध्यान रखना, BCG वाले को ही। देन ये वैक्सीन कैसे लगाया था दोस्तों, इंट्राडर्मल लगाया था। यही एक ऐसा वैक्सीन है जो कि हमारे पास में इंट्राडर्मल लगाया जाता, बाकी कोई भी वैक्सीन इंट्राडर्मल नहीं लगाया जाता, ठीक है। एंड लेफ्ट अपर आर्म में जो है वो लगाते हैं। पोस्टल बनता है 2 to 4 वीक में, हमारे पास में छोटा सा धब्बा बनता है। देन उसके बाद 4 to 6 वीक में और ज्यादा बनता है, 8 वीक के बाद वो जो है वो फिनिश होता है, परमानेंट स्कार बन जाता है। सेकेंड आ गया हमारे पास में हेपेटाइटिस बी की, वो भी बर्थ डोज पे लगाई जाती है। हेपेटाइट ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज वो भी लगाई जाती है। ये सारे के सारे 8 बर्थ पे लगाता है, इसलिए मैं दोनों को, इन तीनों को, ये तीनों साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये भी 8 बर्थ पे लगाया जाता है हेपेटाइटिस का, और ओपीवी का है वो भी 8 बर्थ पे। इसको 0 डोज बोला है, क्यों, क्योंकि जब हम 6 वीक पे पढ़ेंगे ना तो उसमें हमारे पास में फर्स्ट डोज आएगी। 6 वीक पे फर्स्ट डोज, 10 वीक पे सेकेंड डोज, और 14 वीक पे थर्ड डोज, कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में पीसीवी वाला था वो हमारे पास में 10 पे नहीं लगता, वो 6 पे लगता है, फिर 14 पे लगता है सेकेंड डोज पीसीवी, ठीक है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो था। अब देखो, ये हमारे पास में हेपेटाइटिस का वही 8 बर्थ पे लगा दिया जाता है, और फिर ये भी हमारे पास में जो है वो बर्थ के 15 दिन तक मैक्सिमम लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस वाला विद इन 24 आवर्स में, और ये ओपीवी 0 डोज है वो 15 डेज में। अब हेपेटाइटिस वाला है वो 0.5 ml लगाया जाता है, और ओपीवी है वो आपको पता है 2 ड्रॉप्स लगा देते हैं। इनमें भी कोई डाइल्यूशन नहीं होता, किसी के साथ कोई डाइल्यूट नहीं करते, न हेपेटाइटिस को डाइल्यूट करते हैं और न जो है वो ओपीवी को करते हैं। हेपेटाइटिस वाला इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, ओपीवी वाला आपको पता है ओरली लगाया जाता है, ठीक है। और यही हमारे पास में जो है वो लेफ्ट मिड थाई पे जो है वो लगाता है, वेस्टस लेटस पे लगाया जाता है। अब उसके बाद में ओपीवी की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ऐसे हमारे पास में रोटा वायरस की, उसकी भी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 6, 10 एंड 14, या मैं सीधा सीधा कहूं कि 6, 10 एंड 14 पे क्या क्या लगाया जाता है, तो इसी को याद कर लो ताकि चीजों को दिक्कत ना हो। 6, 10, 14 पे क्या क्या लगाया जाता है, रोटा वायरस की लगाई जाती है, ठीक है। 6 पे, 10 पे और 14 पे 3 डोज लगाई जाती है। लाइव वैक्सीन है, 5 ड्रॉप एक बार में दी जाती है। डायरिया से प्रिवेंट की जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरिया से मरते हैं। ओपीवी की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज लगाई जाती है 6, 10 एंड 14 पे,
ठीक है। ऐसा ही पेंटाविलेंट की भी लगाए जाते हैं। पेंटाविलेंट या डीपीटी में, दोनों में कंफ्यूज मत होना। डीपीटी हो रहा है वो भी हमारे पास में वही 6, 10 एंड 14 पे। पेंटाविलेंट में क्या होता है, डीपीटी के साथ में हमारे पास में हिब और हेपेटाइटिस। अब देखो पेंटाविलेंट लगाएंगे तो वो हेपेटाइटिस पहले वाली चीज भूल जाना, जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताई थी वो फिर हटा देना, ठीक है। तो वो चीज आती है। तो पेंटाविलेंट या डीपीटी दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या अलग है, वो मैंने आपको बता दिया था। हाँ, पीसीवी का ध्यान रखना, पीसीवी वाला जो है वो 6 पे लगता है, 14 पे लगता है, 10 पे नहीं लगता न्यूमोकोकल, ठीक। तो ये सारी चीजें चलते हैं आगे। तो देखो सबको ले लेते हैं। रोटावायरस, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, पेंटाविलेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज, ठीक है। ये सारे के सारे ले लेते हैं। वही 6, 10 एंड 14 पे लगाते हैं, और ये 6 एंड 14 पे लगाते हैं आईपी वाला, या हम जिसको हम कहते हैं दोस्तों क्या नाम है उसको, निमोकोकल वाला। और ये भी 6, 10 एंड 14 पे। अब देखो ये मैक्सिमम जो ओपीवी कब तक दे सकते हैं, लास्ट 5 साल तक दे सकते हैं, उसके बाद ओपीवी नहीं है। तो जो बाबू सोना अपने लोगों को करते हैं उनको पोलियो की ड्रॉप जरूर पिलाना, क्योंकि वो 5 साल से छोटे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में रोटा वायरस 1 साल तक की एज के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। एंड जो आईपीवी है वो भी 1 साल तक के लगा सकते हैं, और जो पेंटाविलेंट है वो भी 1 साल की एज तक लगाया जाता है। अब ओपीवी का आपको बताइए 5 ड्रॉप्स दी जाती है। रोटा वायरस की, सॉरी, ओपीवी की जो है वो 2 ड्रॉप्स दी जाती है। रोटा वायरस की 5 ड्रॉप्स दी जाती है, जो कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, उसमें हम 0.1 ml देते हैं। बीसीजी की जो 1 साल तक की डोज आती है उस तरीके से 0.1 ml देते हैं। बाकी जितने भी होते हैं ना, उसमें हमारे पास में दोस्तों 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml आएगी, राइट। कोई डायलेशन यूज में नहीं लिया था, न ओपीवी में लिया जाता है, न आईपीवी में लिया जाता है, न रोटावायरस में, न इनएक्टिवेटेड पोलियो में लिया जाता है, राइट। ओपीवी ओरली देते हैं, ठीक है। बाकी आईपीवी है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पोलियो है वो इंट्रा जो है हमारे पास में इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक है। ये इंट्राडर्मल नहीं आएगा आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो इंट्राडर्मल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूंगा, ठीक है। ये लो, आईपीवी जो है थोड़ा सा इसमें जो है वो हमारे पास में गलत आ गया। आईपीवी जो है वो हमारे पास में इंट्राडर्मल नहीं आता है, आईपीवी जो है वो हमारे पास में सिंपली जो है वो आईएम दिया जाता है, ठीक है। देन राइट अपर आर्म में जो है वो किया जाता है, ये राइट अपर आर्म। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट वन, मीजल्स 9 मंथ पे दी जाती है, 9 to 12 मंथ पे दी जाती है। बाकी जापानीज एनसेफेलाइटिस की भी जो है फर्स्ट डोज, और विटामिन की भी फर्स्ट डोज जो है वो 9 to मंथ पे दी जाती है, ठीक है। मीजल्स वही हमारे पास में 5 साल तक की एज तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो 15 ईयर्स तक मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है। और विटामिन ए भी हम 5 साल तक की एज की तरफ दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है मीजल्स में हमारे पास में 0.5 ml आती है, जापानीज एनसेफेलाइटिस में 0.5 ml दी जाती है। हाँ, जो हमारे पास में विटामिन ए है वो 1 लाख यूनिट दी जाती है, मतलब 1 ml दी जाती है, ठीक। मीजल्स को डाइल्यूट करने के लिए स्टेराइल वाटर काम में लिया जाता है, ध्यान रखना, स्टेराइल वाटर काम में लिया जाता है। और जापानीज एनसेफेलाइटिस को हम फोस्फेट बफर में काम में लेते हैं। बाकी विटामिन ए में हम कोई डाइल्यूशन नहीं करते। 3-4 चीजें तो याद रखनी है, ठीक है। हमें याद रखना है बीसीजी को जो है वो किस में बोलते हैं, बीसीजी को एनएस के अंदर बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मीजल्स को किस में बोलते हैं, स्टेराइल वाटर के अंदर बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जापानीज एनसेफेलाइटिस को किस में बोलते हैं, फोस्फोरस बफर में बोलते हैं, क्लियर। अब उसके बाद में अब देखो पेंटाविलेंट है वो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, आ गया ना ये हमारे पास में। देन उसके बाद ये हमारे पास में मीजल्स, मम्स, मीजल्स, रूबेला, एमएमआरआई या एमआरआई या सिर्फ मीजल्स आए, ये सब क्यूटेनियस ही दिए जाएंगे, क्लियर है। और विटामिन ए आपको पता है ओरली दिया जाता है। बाकी वही हमारे पास में इन्फेंट बच्चों में तो वेस्टर्स लेटर्स में दिया जाता है, बाकी ओरली दिया जाता है। अब बात आती है हमारे पास में डीपीटी की बूस्टर डोज, ये हमारे पास में बच्चों में कौन कौन सी देते हैं। तो डीपीटी की बूस्टर डोज जो है वो 16 से 24 मंथ में दी जाती है, ठीक है। ऐसे 16 से 24 मंथ में मीजल्स की भी सेकेंड डोज दी जाती है, और ओपीवी की बूस्टर डोज भी 16 से 24 में दी जाती है, और जापानीज एनसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज भी 16 से जो है वो 24 मंथ में दी जाती है। डीपीटी की मैक्सिमम जो है वो 7 साल तक दे सकते हैं। बाकी मीजल्स की आपको पता है 5 साल तक ही होती है, ठीक है। ये सारी चीजें डोज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 0.5 ml, 0.5 ml, तो ये 0.5, 0.5 ओपीवी की आपको बताया 2 ड्रॉप होती है, और बाकी जापानीज एनसेफेलाइटिस की भी 0.5। स्टेरिलाइजेशन का हम करते नहीं है क्योंकि ओपीवी में मिक्स करते नहीं है। देन उसके बाद जो हमारे पास में मीजल्स है उसको स्टेराइल वाटर में करते हैं, और जापानीज एनसेफेलाइटिस को हम फॉस्फेट बफर के अंदर जो है वो डाइल्यूट
करते हैं। बाकी आपको बताइए, मीजल्स जो है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो ओरली दिया जाता है, और बाकी हमारे पास में डीपीटी वो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। तो देखो डीपीटी इंट्रामस्कुलर, बाकी मीजल्स सबक्यूटेनियस, और वही हमारे पास जापानीज सबक्यूटेनियस ओरली जो है वो दिया जाता है ओपीवी को। क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारे विटामिन ए की डोज 6 into 9 डोज जो है वो टोटल दी जाती है। उसके बाद 18 मंथ्स पे जो है वो दी जाती है। फिर हर में जो है वो 6 महीने का गैप रखा जाता है। यहाँ पे 16 मंथ है, यहाँ पे आप 18 मंथ याद रखिएगा, ठीक है। 18 मंथ पे फिर हर जो है वो 5 साल तक 2-2 लाख यूनिट जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा सीधा लिखा है 2 लाख यूनिट 2 ml जो है वो दी जाती है, कोई डायल्यूशन नहीं था, ओरली दी जाती है। डीपीटी का बूस्टर डोज और टीटी का बूस्टर डोज 5 से 6 साल और 10 to जो है वो 16 ईयर में डीटी एंड टीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है। वही आईएमएन जो है वो लगता है 0.5 ml लगते हैं, कोई डायल्यूशन नहीं था, इंट्रामस्कुलर और लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। बच्चों में हम छोटा 1 साल तक का बच्चा है उसमें हम थाइज में देते हैं, बाकी हम जो है वो शोल्डर पे दे सकते हैं। ये हमारे पास में इम्यूनाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। बेसिकली जो हमारे पास में इम्यूनाइजेशन का सारी चीज कंप्लीट है। हर की डोज मैंने बता दी, किस तरीके से कहाँ देते हैं, क्या डाइल्यूशन में दिया था, कैसे दिया था, वो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब फटाफट जो है वो इसको हम समरी की तरफ जाते हैं, मतलब फिनिश के तरफ जाते हैं। फिनिश तो हमारे पास में थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन फिनिश हम इसको थोड़ा जल्दी करने पड़ेंगे। अब आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कोल्ड चेन सिस्टम। कोल्ड चेन भी मैंने बूस्टर जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर ले रखा है, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। कोल्ड चेन क्या है, किसी भी वैक्सीन को जो है वो मैन्युफैक्चर से लेके जहां तक पहुंचाया जाता है, यानी कि बच्चों तक जहां तक लगेगा, जो भी क्लाइंट है या जो भी हमारे पास में पॉपुलेशन है जहां तक वो वैक्सीन लगना है, तो मैन्युफैक्चर से लेके जहां तक वो वैक्सीन लगेगा उसकी जो पूरी चेन होते हैं उसको हम कोल्ड चेन कहते हैं। कोल्ड चेन मैंने बुलेट सीरीज में अलग से जो है वो लिखवा रखी है, बनवा रखी है, 1 घंटे की क्लास है, वहां पे जाके देख सकते हो। इसलिए मैं फटाफट की पॉइंट बढ़ाऊंगा, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कोल्ड चेन क्या है, मेंटेनेंस पेटेंसी ऑफ वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू बेनिफिशियरी, जहां से मैन्युफैक्चर होता है वहां से बेनिफिशियरी तक जाता है, वो हमारे पास में कोल्ड चेन होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं करोगे तो फिर वैक्सीन जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसके क्या क्या की पॉइंट है, टेम्परेचर जो है वो कहां से कहां तक रखा जाता है, 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर रखा जाता है। आइस पैक की बात करें तो फ्रोजन, अगर हम स्टोर रख रहे हैं, ठीक है, स्टोर की बात करें, या आइस पैक, आइस पैक होता है जैसे हम किसी वैक्सीन को आइस पैक में दबा के रखते हैं, तो आइस पैक को कहां रखा था, आइस पैक को जो है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। अच्छा, और भी मैं चीज बताऊं, अगर हमारे पास में स्टोर रखेंगे जस्ट लाइक दैट ओपीवी को स्टोर रखेंगे, तो ओपीवी को स्टोर भी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। अच्छा, ओपीवी वैक्सीन न दे तो फिर हमारे पास में अगर ओपीवी वैक्सीन जो है वो हमारे पास में ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर मीजल्स आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मीजल्स आएगा अगर ओपीवी ने, ओपीवी है तो ओपीवी आएगा, अदरवाइज फिर मीजल्स आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर मतलब जहां पे हमारे पास में जो है वो आइस पैक को जो है वो फ्रीज किया जाता है, तो फ्रीजिंग आइस पैक्स वो हमारे पास में डीप फ्रीजर में रखते हैं। आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, जहां पे वैक्सीन को स्टोर रखा जाता है, जैसे हमारे पास में आ गया तालुका हॉस्पिटल है या कोई मेडिकल कॉलेज है, वहां पे हमारे पास में जो है वो वैक्सीन को स्टोर रखते हैं, वहां पे लार्ज स्केल पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि राजस्थान की कोई भी वैक्सीन है वो हमारे पास में जयपुर के अंदर स्टोर रखी जाती है, तो वहां पे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर रखे जाते हैं जहां पे पूरे उस तालुका की रखी जाती है। देन उसके बाद कोल्ड बॉक्स के आते हैं, आपने देखा होगा जो आंगनवाड़ी वाले जो है वो थैला सा टांग के आते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के वैक्सीन कैरियर के लिए जो है वो लिया जाता है। कितनी होती है, कितनी वैक्सीन कैरी कर सकते हैं, कितने घंटे के लिए कर सकते हैं, क्या क्या टाइम पीरियड होता है, कितनी देर खुला रखा जाता है, ये सारी चीजें मैंने कोल्ड चेन के अंदर करवा रखी है। तो किसी को और डिटेल से बहुत ज्यादा पढ़ना है तो कोल्ड चेन डालना, आपको सिंपली टीएनसी बुलेट्स एंड देन कोल्ड चेन डालना, आपको वो सारी चीजें दिख जाएगा। वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटर, ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो है वो किया जाता है ओपीवी के लिए, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन उसके लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया था कि एक सर्किल होता है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल शेप होती है, अगर वो हमारे पास में अंदर वाला एरिया जो है वो बिल्कुल लाइट है, मतलब बिल्कुल ठीक है वैक्सीन, अगर ये डार्क हो जाता है तो फिर हमारे पास में जो है वो खराब हो जाता है, ठीक। और ये भी मैंने वहां पे डिटेल से करवा रखा है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है शेक टेस्ट करते हैं। शेक टेस्ट करते हैं, ये शेक टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, ये शेक टेस्ट करते हैं फॉर चेकिंग फ्रिज डैमेज इन डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये किसके लिए करते हैं दोस्तों, ये हम करते हैं कि जो हमने
फ्रीज किया है, किसी भी वैक्सीन को जो है वो फ्रीज के अंदर रखा है, वो बिल्कुल ओके है या नहीं है, तो इसके लिए हम शेक टेस्ट करते हैं। अब ये शेक टेस्ट कैसे किया जाता है, इसको हम ले लेते हैं। तो शेक टेस्ट लेने के लिए हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, कि वैक्सीन को लिया जाता है। अब मैं फटाफट बताऊंगा, वैसे मैंने शेक टेस्ट वहां पे बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। शेक टेस्ट में क्या रहता है, दोनों वैक्सीन को लेते हैं। एक हमारे पास में जो वैक्सीन का हम चेक करना चाहते हैं उस वैक्सीन को लेते हैं, एक हमारे पास में जो एक्चुअल वैक्सीन है जो बिल्कुल ओके है। ठीक है, एक हमारे दोनों वैक्सीन हो गए जिसका हमें चेक करना है, एक आइडल वैक्सीन आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, विग्रेसली 10 से 15 बार जो है वो इस तरीके से शेक करते हैं। शेक करने के बाद इस तरीके से उसको उठा के देखते हैं, फिर सेगमेंटेशन रेट देखते हैं। ध्यान रखना, सेगमेंटेशन रेट देखते हैं। तो जो वैक्सीन को हमें चेक करना है, ठीक है, जो वैक्सीन को हमें चेक करना है, अगर उसमें सेगमेंटेशन रेट जो है वो स्लो है, ध्यान रखना, अगर सेगमेंटेशन जिसको हमें चेक करना है, अगर उसकी सेगमेंटेशन जो आइडल वाला है उससे स्लो है, मतलब ओके है, राइट है। अगर हम जिसको चेक कर रहे हैं उसकी सेगमेंटेशन उसके बराबर है, जो आइडल है उसके बराबर है, मतलब वो खराब है, और उससे फास्ट है मतलब वो खराब है। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं आया, फिर से रिपीट करूं। शेक टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक तो जो वैक्सीन को हमें चेक करना है कि ये वैक्सीन सही है या नहीं है, यानी कि जो हमने फ्रीज कर रखा था वो वैक्सीन को चेक कर रहे हैं कि वो सही है या नहीं है। दूसरा हमारे पास में आइडल है जो ओके वाला है, बिल्कुल आइडल है। इन दोनों को इस तरीके से शेक करते हैं। शेक करने के बाद यूं करके देते हैं, फिर सेगमेंटेशन रेट देखते हैं। सेगमेंटेशन रेट में अगर हमारे पास में सेगमेंटेशन रेट जो है हमारे पास में स्लो है, बिल्कुल धीरे धीरे है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो चीज बिल्कुल ओके है, वो वैक्सीन बिल्कुल ओके, हम उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर सेगमेंटेशन रेट उस आइडल वाले के बराबर है या फास्ट है, तो इसका मतलब वो खराब हो, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर हम देखते हैं कि कौन सा वैक्सीन जो है वो हीट सेंसिटिव है, कौन सा नहीं है, तो अगर हम मोस्ट सेंसिटिव से लीस्ट सेंसिटिव की तरफ जाते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कि जिसके पीछे भी टी लगा हुआ था ना, उसको हम जो है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, जिसके पीछे भी टी लग, जैसे टिटनस टोक्सोइड, डिप्थीरिया टिटनस, तो उन पे ज्यादा टेम्परेचर का असर नहीं होता है। ठीक, आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हो। लेकिन जैसे मोस्ट सेंसिटिव, उसको आपको फ्रीजर में रखना। एक होता है फ्रिज, एक होता है फ्रीजर। फ्रिज जो नॉर्मली है, फ्रीजर जहां पे हम आइस जमाते हैं। ठीक है, तो जो बीसीजी है, ओपीवी, मीजल्स है, इनको हम जो है वो फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, बाकी इनको जो है फ्रिज में रख सकते हैं। तो अगर हम मोस्ट सेंसिटिव से लीस्ट सेंसिटिव की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों बीसीजी है, देन उससे कम फिर ओपीवी आएगा, फिर मीजल्स आएगा, फिर मम्स, मीजल्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस एंड टिटनस टोक्सोइड। ये ज्यादा सेंसिटिव है, और ये जो है हमारे पास में कम सेंसिटिव है, इसलिए ये एरो लगा के यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर है। देन वैक्सीन डेट आज फ्रिज सेंसिटिव, कौन कौन से ऐसे वैक्सीन है जो कि फ्रिज सेंसिटिव है। ठीक है, तो डीपीटी है, टिटनस टोक्सोइड है, टिटनस डिप्थीरिया है, हेपेटाइटिस बी है, पेंटावेलेंट है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है। ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में फ्रिज सेंसिटिव है। ठीक है, फ्रिज सेंसिटिव है। एक चीज, लाइव वैक्सीन आर यूजुअली सेफ टू फ्रीज, लाइव वैक्सीन को आप जो है फ्रिज रख सकते हो। बाकी जो हमारे पास में किड है या टॉक्सोइड है, उनको हम फ्रिज में नहीं रख सकते। नेक्स्ट बात आ जाती है ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है, ओपन वाइल पॉलिसी होती है कि हमने वाइल को ओपन कर दिया, देन हम इसको कितने दिन तक काम में ले सकते हैं। तो ओपन वाइल पॉलिसी जो है वो इन वैक्सीन के ऊपर लागू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बीसीजी, बीसीजी की वाइल ओपन होने के बाद में, ठीक है, 4 आवर्स तक यूज में ली जा सकती है, उसके बाद डिस्कार्ड कर दिया था, उसके बाद हम इसको ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं। 4 आवर्स से ज्यादा हो गया तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, लेकिन ऐसी वाइल जिसको हम बाद में भी काम में ले सकते हैं, तो जैसे ओपीवी ओपन कर दिया तो हम बाद में काम में ले सकते हैं, 2 दिन 3 दिन कोई दिक्कत नहीं। आईपीवी मल्टी डोज वाली है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी डोज है, उसमें डीपीटी है, टिटनस टोक्सोइड है, हेपेटाइटिस बी है, पेंटाविलेंट है। इनकी अगर वायल को आपने ओपन कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया, आप इसको 2 या 3 दिन 4 दिन तक बाद में भी काम में ले सकते हो। लेकिन जैसे बीसीजी वगैरह है, इन पे आप काम में नहीं ले सकते। तो जो ओपन वाइल पॉलिसी जो है, वो ओपन वाइल पॉलिसी इस पे बनती है, ओपीवी पे, आईवीपी पे, डीपीटी पे, टीटी पे, हेपेटाइटिस पे, पेंटाविलेंट पे जो है वो बनती है। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ओपन वाइल पॉलिसी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में किस पे अलाउड नहीं होती है।
ओपन वाइल पॉलिसी किस पे अलाउड नहीं होती है? तो दोस्तों बीसीजी पे नहीं होती, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मीजल्स उस पे नहीं होती है। रोटा वायरस, अच्छा ठीक है, रोटा वायरस इस पे नहीं होती है। देन जापानीज एनसेफेलाइटिस एंड निमोकोकल वैक्सीन इस पे जो है वो अप्लाइड नहीं होती है। तो ये जो वाइल है इसके ऊपर हम ओपन वाइल पॉलिसी नहीं होती, मतलब वाइल को ओपन कर लिया, देन आपको उसको यूज लेना ही लेना है। 1-2 घंटे की बात नहीं है, लेकिन उसको यूज लेना ही लेना है। इनको आप लंबे समय तक 2 दिन 5 दिन के बाद भी यूज ले सकते हो। ये हमारे पास में फ्रीज वाली आ गई, मतलब ये हमारे पास में जो है वो फ्रीज सेंसिटिव होती है। तो सारों का मैंने सेपरेट भी कर दिया। अब फटाफट जो है वो हम ले लेते हैं कि वैक्सीन जो है वो किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, ये भी हमने देखना है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब इसमें तो हमारे पास में होती ही होती है। तो सबसे पहले सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे एनाफाइलेटिक है, उसमें हम वैक्सीन नहीं देते हैं। एंड एनसिफेलोपैथी है आफ्टर पर्टुसिस वैक्सीन, पर्टुसिस वैक्सीन के बाद में एनसिफेलोपैथी हो गया है तो भी हम जो है वो जो वाइल जो है वो काम में नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास में एब्सोल्यूट आ गया, इसमें हम काम में नहीं लेते। यहाँ पे 2 चीज और ऐड कर दो कि जो भी पर्सन हमारे पास में इम्यूनो कंप्रेस्ड है, ठीक है, इम्यूनो कंप्रेस्ड है, ये चलो ये आगे आ जाएगा, डोंट वरी। इसमें रिलेटिव की बात करें, मतलब थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, जैसे माइल्ड इलनेस है, ठीक है, किसी को हल्का फुल्का बुखार है, माइल्ड इलनेस है, तो उसमें कोई भी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती, उसमें वैक्सीन लगा सकते हैं। फीवर है, उसमें भी वैक्सीन लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी कंडीशन में अवॉइड लाइव वैक्सीन, जितने भी हमारे पास में लाइव वैक्सीन है, जैसे पोलियो था, बीसीजी था, जितने भी लाइव वैक्सीन है वो सब अवॉइड किए जाते हैं एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर हम जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है, येलो फीवर जो है वो हम लगा सकते हैं, बाकी कोई भी लाइव वैक्सीन जो है वो हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनो कंप्रेस्ड। इम्यूनो कंप्रेस्ड की बात करें, मतलब जिसकी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज है, जैसे मान लीजिए पर्सन जो है वो एड्स से सफर कर रहा है, ठीक है, या एचआईवी से सफर कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज है, तो उसमें अवॉइड ऑल लाइव वैक्सीन, उसमें भी लाइव वैक्सीन नहीं लगाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा लगा सकते हैं, उसमें हम जो है वो दोस्तों बीसीजी लगा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ वैक्सीन। कौन कौन से वैक्सीन है जो कि हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड या किस कंडीशन में करते हैं। अब आता है हमारे पास में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे पास में कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो कि वैक्सीनेशन के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है, उसमें सारे आएंगे हमारे पास में, नॉर्मल है, नॉर्मल वाले को, एनाफाइलेटिक है, वो सारी चीजें। तो कौन कौन से वैक्सीन से एडवर्स इफेक्ट हो गया, वैक्सीन ने जो है वो रिएक्ट कर दिया, तो क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले लोकल पेन एंड स्वेलिंग, ये ऑलमोस्ट सभी वैक्सीन में मिल जाती है, बीसीजी में भी पेन होगा, स्वेलिंग होगी, नो प्रॉब्लम, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिस्टेमिक में बात करें, फीवर, मैलेस, 1-2 दिन फीवर बच्चे में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एलर्जिक है, अर्टिक एरिया जो है वो हो सकता है, फिर ये हमारे पास में तीनों चीजें जो है वो डेंजरस आ गई। ये दोनों चीजें जो है वो हमारे पास में नॉर्मल के अंदर काउंट की जाती है, नॉर्मल काउंट किया जाता है, लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं वो फिर हम एबनॉर्मल में ले लेते हैं कि अब तो जो है वो हमारे पास में कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो एलर्जिक में हमारे पास में अर्टिक एरिया, सीरियस की बात करें तो वही एनाफाइलेक्सिस, किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, एंड प्रोग्राम रिलेटेड मतलब रॉन्ग इंजेक्शन साइट, गलत दे दिया, ठीक है, आईएम देना था, सबक्यूटेनियस दे दिया, सबक्यूटेनियस देना था, देन इंट्राडर्मल दे दिया, तो ये सारी चीजें जो है वो हो सकती है। ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में ये सारी चीजें, तो ये दोनों तो हमारे पास में नॉर्मल काउंट की जाती है और ये बाकी तीनों जो है वो एबनॉर्मल काउंट होती है। अब फटाफट जो है वो हम इसके कंपैरिजन लेते हैं, एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन कंपैरिजन लेंगे, ओपीवी आईपीवी के कंपैरिजन ले लेंगे, देन उसके बाद में हमारे पास में 2-3 कंपैरिजन और हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। हालांकि एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन का कंपैरिजन जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या था, खुद से एंटीबॉडीज बनती है, पैसिव में क्या था, बनी बनाई एंटीबॉडीज काम में लेते हैं। एक्टिव में क्या था, लंबे समय तक इम्यूनिटी चलती है, उसमें पैसिव में लंबे समय तक नहीं चलती है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो ग्रोथ करती है, पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएटली जो है वो ग्रो कर लेती है। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज मेमोरी सेल दोनों बनती है, पैसिव में हमारे पास में मेमोरी सेल जो है वो नहीं बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम जो है वो प्रेगनेंसी इम्यूनोसप्रेसिव में जो है वो नहीं देते हैं, पैसिव जो है वो दे सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो है हमारे पास में काफी जगह जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उसमें जो है वो नहीं होती है। तो ये फटाफट ऑलरेडी डिस्कस हमने पहले ही कर लिया है, फटाफट कंपेरिजन ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें
तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या था, बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज, बॉडी जो है वो खुद से एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है। और पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है दोस्तों, पैसिव इम्यूनाइजेशन में रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो दी जाती है, बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन्स या सीरम। ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो ये स्लो ग्रो करती है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि ये इमीडिएट करती है, 1 घंटे से 1 मिनट में हो जाती है, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडीज के तो बनना कुछ है ही नहीं, सब बनी बनाई है, तो क्या ही दिक्कत है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन होती है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग चलती है, कई सालों तक चलती है, जबकि पेशी वाली जो है वो शॉर्ट लाइफ होती है, कुछ सप्ताह में टाइम फिक्स हो जाता है। मेमोरी सेल की बात करें तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में प्रेजेंट होता है, पेशी इम्यूनाइजेशन में जो है वो एब्सेंट होता है। बूस्टर्स की बात करें तो ऑफन रिक्वायर्ड, इसमें बूस्टर जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एक्टिव में, बाकी इसमें जो है वो कोई बूस्टर डोज नहीं होती। आज सांप ने काटा, देना आपने इम्यूनाइजेशन दे दिया, कोई बूस्टर डोज चाहिए कि दोबारा भी काटेगा, नहीं। यूज्ड फॉर, ये प्रिवेंशन के लिए काम में जाती है, ये ट्रीटमेंट के लिए, भाई जैसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो पता थोड़ी है कि आगे टीबी हो गए, लेकिन प्रिवेंशन के तौर पे, पोलियो भी प्रिवेंशन के तौर पे, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। पेसिव इम्यूनाइजेशन जब डिजीज होगी उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो हम देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वैक्सीन की बात करें, बीसीजी, एमआर, डीपीटी, ये सारे के सारे एक्टिव इम्यूनाइजेशन का है। पेसिव इम्यूनाइजेशन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जैसे कि टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, देन एचआरजीआई है, ठीक है, ये हमारे पास में ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, एंटीडी है, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सेफ्टी इन इम्यूनोकम्प्रेस्ड, लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, जबकि पेशी वाले जो है वो सेफ होते हैं, चाहे इम्यूनिटी आपकी वीक है। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए, और ये इमरजेंसी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे किसी को टिटनस हो चुका है, किसी को रेबीज हो चुकी है, उसमें जो है वो काम में लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में लाइव और किल्ड वैक्सीन के बारे में, ठीक है। लाइव वैक्सीन क्या था, किल्ड वैक्सीन क्या था, इसको भी मैं फटाफट लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मैंने लाइव और किल्ड के बारे में जो है वो बता दिया है। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें लाइव होते हैं बट वीकेंड होते हैं, यानी कि लाइव एट्यूनेटेड में क्या होते हैं, लाइव बैक्टीरिया वायरस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीसीजी है, अगर बहुत ज्यादा बीसीजी के टीके देते हैं तो उस बच्चे को टीबी हो सकती है, या जैसे ओपीवी है, ओपीवी की 2 ड्रॉप हम देते हैं, लेकिन पोलियो की ड्रॉप अगर हमने जो है वो 2-3 बोतल किसी बच्चे को पिला दिए तो उसको पोलियो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइव चीजें हैं। तो ये लाइव होते हैं बट वीकेंड होते हैं, ठीक है ना, कमजोर होते हैं, जिंदा तो होते हैं बट कमजोर होते हैं। किल्ड वाले में क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। किल्ड वैक्सीन आप चाहे जितनी दे दो, जैसे आईपीवी है, ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो लाइव है, ज्यादा दे दोगे तो बच्चे को भी पोलियो हो जाएगा। लेकिन आईपीवी है, इंटर एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, उसमें आप चाहे जितनी दे दो बच्चे को वैक्सीन, वो जो मतलब पोलियो जो है वो नहीं होता, हालांकि देनी नहीं होती, पर मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। इम्यूनिटी की बात करें तो लाइव वाली जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, जिंदगी भर काम में देती है, जबकि किल्ड वाली जो है वीकर होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन में काम में आती है। ऑनसेट की बात करें तो ये रैपिड होती है, जबकि किल्ड जो है वो हमारे पास में स्लो होती है। बूस्टर डोज जो है वो हमारे पास में लाइव में जो है वो रिकमेंड नहीं होती है, लाइव वैक्सीन हम देते हैं या लाइव चीज देते हैं उसमें बूस्टर नहीं रिकमेंड होता है, जबकि किल्ड वैक्सीन में हमारे पास में बूस्टर देते नहीं देते, टिटनस टॉक्सोइड है, डीपीटी है, उसमें बूस्टर डोज देते हैं। सेफ्टी की अगर बात करें तो लाइव में जो है वो नहीं देते हैं, इम्यूनो कंप्रेस्ड में नहीं देते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि प्रेगनेंसी कंडीशन में येलो फीवर दे सकते हैं, इम्यूनो कंप्रेस्ड में बीसीजी दे सकते हैं, जबकि किल्ड वैक्सीन चाहे हमारे पास में इम्यूनिटी कमजोर हो, चाहे लेडीज प्रेग्नेंट हो, कुछ भी हो, हर कंडीशन में हम किल्ड वैक्सीन जो है वो दे सकते हैं। रूट की बात करें तो ये मोस्टली सब क्यूटेनियस और ओरली दिया जाता है, जबकि किल्ड में अगर हम बात करें तो ये मोस्टली आईएम ही दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बीसीजी है, एमएमआर है, ओपीवी है, रोटा वायरस है, येलो फीवर है, ये सारे के सारे लाइव है। किल्ड में आईपीवी है, रेबीज है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है। ये इन्फ्लुएंजा भी 2 तरीके का आता है, अगर नेजल वाला है वो तो लाइव आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आईएम वाला है तो फिर वो हमारे पास में जो है वो किल्ड है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टॉक्सोइड सब यूनिट एंड कॉन्जुकेटेड वैक्सीन में जो है वो क्या डिफरेंशिएट है। तो दोस्तों लाइव और किल्ड में तो हो गया, लेकिन हमारे पास में बाकी भी तो बचे थे अलग अलग, टॉक्सोइड था, सब यूनिट था, कॉन्जुकेटेड था, इनमें क्या डिफरेंशिएट है। तो सबसे पहले कंपोजिशन की बात करें तो टॉक्सोइड में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है, यानी कि वही बैक्टीरियल टॉक्सिन जो मैंने आपको एंडोटॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स के बारे में जो बताया था, वही हमारे पास में जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं, बट वो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होता है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होता है। और सब यूनिट या रिकमेंडेड वैक्सीन में बात करें तो ये स्पेसिफिक एंटीजेनिक एंड सब यूनिट के बीच में होता है।
कॉन्जुगेटिव में क्या होता है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन वाला कॉम्बिनेशन होता है। इम्यूनिटी की बात करें तो ये मॉडरेट इम्यूनिटी दर्शाता है और इसमें बूस्टर डोज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। सब यूनिट या रिकमेंडेड में हमारे पास में इम्यूनिटी जो है वो गुड होती है, ठीक है। टिटनस टॉक्सोइड सब यूनिट और कॉन्जुगेटेड में सबसे अच्छी इम्यूनिटी जो है वो सब यूनिट। लाइव और किल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो हमने ऑलरेडी जो है वो अलग से डिस्कशन कर लिया है। अगर इन तीनों वैक्सीन में कौन कौन से, टॉक्सोइड में, सब यूनिट में एंड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे अच्छी इम्यूनिटी कौन दर्शाता है, सब यूनिट या रिकमेंडेड वैक्सीन दर्शाता है, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड जो है वो एक्सीलेंट होता है इन्फेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों जैसे टीटी है, टिटनस टॉक्सोइड है, या डिप्थीरिया टॉक्सोइड है, हेपेटाइटिस बी, देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सारे के सारे सब यूनिट या रिकमेंडेड वैक्सीन है। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन हिब, निमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल, ये सारे के सारे कॉन्जुगेटेड एग्जाम्पल है। तो तीनों को मैंने बता दिया, तो मतलब पांचों टाइप हो गए ही हमारा लाइव और किल्ड। लाइव और किल्ड को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद में जो बचे कौन कौन से, टॉक्सोइड, सब यूनिट एंड कॉन्जुगेटेड को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब फटाफट जो है वो हम ओपीवी और आईपीवी के लिए ले लेते हैं। ओपी ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और आईपीवी ये दोनों पोलियो के लिए लगते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक जब क्लास नहीं थी तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि पोलियो के लिए सिर्फ ओपीवी होता है जबकि आईपीवी होता है। टाइप की बात करें तो ये लाइव होता है जबकि ये किल्ड होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास में, इसको हम साल्क, ठीक है, ये हमारे पास में इसको डिस्कवर किया था सेबिन ने, ठीक है। और इसने जो है वो डिस्कवर किया था, साल्क ने डिस्कवर किया था। ध्यान रखना दोनों, सेबिन एंड साल्क, ये चीज वो मैंने आपको ऑलरेडी एडिशनल और बता दी थी। एग्जाम में इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेबिन और साल्क। साल्क वाला जो है वो आईपीवी होता है, किल्ड होता है, इसके लास्ट में के है इसलिए ध्यान रखना। तो ये किल्ड इंजेक्टेबल होता है, ये लाइव ओरली होता है, ठीक है। इसको हम जो है वो क्या दोस्तों, इसको हम किस तरीके से देते हैं, इसको हम दोस्तों ओरली देते हैं, ठीक है। इसको हम ओरली देते हैं, इसको हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, आईएम देते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको वहां पे डिस्कस कर लिया। इम्यूनिटी की बात करें तो ये इंटेस्टाइनल प्लस सिस्टेमिक, हम ओरली देते हैं तो ये इंटेस्टाइनल पे एक्ट करता है, और सिस्टेमिक मतलब नर्वस सिस्टम पे, और ये ओनली सिस्टेमिक एक्ट करता है, ओनली नर्वस सिस्टम पे। तो अगर हम बात करें इंटेस्टाइनली तो ये जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस नर्वस सिस्टम, इन दोनों पे एक्ट करता है, और ये ओनली नर्वस सिस्टम पे जो है वो एक्ट करता है। हार्ड इम्यूनिटी की बात करें, हार्ड इम्यूनिटी मतलब कम्युनिटी पॉपुलेशन की बात करें उसको बोलते हैं हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एडेप्टेबल इम्यूनिटी क्या होता है, ये इम्यूनिटी भी मैंने इम्यूनिटी के टॉपिक में जो है वो डिस्कस कर रखा है। तो हार्ड इम्यूनिटी, तो जो बच्चा लगातार बुलेट सीरीज ले रहा ना, आज वो बंदा दमदार है, और बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर आपकी बुलेट सीरीज की वजह से जो है वो हमारे पास में जो है वो हमने सिलेक्शन ले लिया। तो जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं उनको तो मैं कह नहीं सकता, बाकी मैं बताना चाहूंगा 1 जनवरी 2025 से हमने बुलेट सीरीज की शुरुआत की थी और अब तक इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। हर ऑलमोस्ट 90% हमने नर्सिंग के टॉपिक जो है उसमें फिनिश कर दिए हैं। 340 क्लासें कम नहीं होती है, ठीक। हार्ड इम्यूनिटी ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये वीक होती है। पैरालाइटिक रिस्क की बात करें, ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है या नहीं सकता, तो ये बिल्कुल, ये VAPP ये होता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमेलाइटिस, ठीक है। ये VAPP अगर हम बात करें तो ये होता है वैक्सीन एसोसिएटेड, ये लो, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमेलाइटिस, यानी कि वही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर ज्यादा हम दे देंगे तो उसी बच्चे को वो पोलियो हो जाएगा। VAPP वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमेलाइटिस का रिस्क होता है, बिल्कुल रहता है ओरल पोलियो वैक्सीन में। ज्यादा हम दे देंगे तो लाइव है, तो लाइव है तो फिर उसको भी वो डिजीज हो जाएगी। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में किल्ड होते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी दे दो। देन उसके बाद यूज इन NIS मतलब नॉर्मल हम जो है वो कितना यूज में ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में बर्थ डोज एंड रूटीन। बर्थ डोज दी जाती है, 0 डोज दी जाती है, फिर 6, 10, 14 फिर बूस्टर डोज दी जाती है। और ये हमारे पास में जो है वो 6, 10 एंड 14 वीक पे जो है वो दिया जाता है। तो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दोनों का डिफरेंशिएट होता है। इसको साल्क सेबिन ने डिस्कस किया था, इसको जो है वो साल्क ने किया था, ठीक है। अच्छा, इनमें भी बात करूं तो पहले साल्क दिया था, फर्स्ट जो है वो ये डिस्कवर हुआ था, ध्यान रखना, क्लियर है। सेबिन बाद में हुआ। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास में EPI एंड UPI, ठीक है। UPI क्या होता है और EPI क्या होता है, EPI हमारे पास में एक्सपेंडेड
ग्लोबल इम्यूनाइजेशन और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, तो इसको हम ले लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो शुरू की स्लाइड में ही जो है वो इनके बारे में बता दिया था। दोनों के शुरू के बारे में अगर हम स्लाइड की बात करें तो हमारे पास में आ जाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, फीचर्स की बात करें तो ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसको ईआईपी के नाम से भी जानते हैं, ईआईपी, एक्सपेंडेड, ये लो, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये यूआईपी होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये वो चीज होगी। तो ईपीआई और यूपीआई दोनों में क्या डिफरेंशिएट है उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको होता है एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, ये हमारे पास में जो है वो 1974 कहते हैं, बल्कि ये एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास में 1978 में हुआ था, ठीक है। एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो जो पहले था वो ग्लोबल था, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास में एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, ये हमारे पास में दोस्तों 1978 में, ये ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। तो दोनों को यहाँ पे दोनों को लोगों ने सेम ही मान रखा। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था वो 1974 में था, और एक्सपेंड वाला था वो हमारे पास में 1978 में था। कुल मिला के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कि जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें, तो ये हमारे पास में मई 1974 के अंदर था। फिर उसके बाद में आया हमारे पास में एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड जनवरी 1978 के अंदर आया। फिर आया हमारे पास में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो आया हमारे पास में अक्टूबर 1985 के अंदर, ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष आया, पहले 6 डिजीज के लिए था, फिर आया हमारे पास में मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम, इंद्रधनुष प्रोग्राम, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम, ये हमारे पास में 26 दिसंबर 2014 के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास में 6 किलर डिजीज से लेके 7 किलर डिजीज जो है वो इंक्लूड की गई। इसमें हेपेटाइटिस जो है वो ऐड किया गया, हेपेटाइटिस जो है वो ऐड किया गया। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। फटाफट हम ले लेते हैं। तो ये चीजें अगर हम बात करें तो स्टार्ट ईयर, तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो हमारे पास में 1974 के अंदर हुआ था, एंड हमारे पास में जो है वो एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 के अंदर होता है, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे पास में 1985 के अंदर। इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे कि सभी को जो है वो इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए, ठीक है, पूरी दुनिया में, इसलिए वो 6 किलर डिजीज जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई थी, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिवर्सल कवरेज की बात करें, यूनिवर्सल कवरेज मतलब हमारे पास में इंडिया के अंदर भाई सभी को ये चीज़ मिले, तभी तो ये जो है वो हमारे पास में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है। वैक्सीन की बात करें तो इसमें 6 जो है वो क्लासिकल वैक्सीन थे। 6 क्लासिकल वैक्सीन कौन से थे? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, मीजल्स एंड टीबी, ये था। देन उसके बाद में हमारे पास में फुल्ली शेड्यूल इंक्लूडिंग हमारे पास में एमसीवी, निमोकोकल, रोटा वायरस, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की गई थी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था। फटाफट जो है वो की पॉइंट ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। बहुत लंबी क्लास हो गई है, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, की पॉइंट में हमारे पास में, वैसे तो की पॉइंट तो बताना ही नहीं चाहिए क्योंकि हर एक लाइन जो है वो की पॉइंट है। लाइव वैक्सीन कौन कौन से थे? बीसीजी, मम्स, मीजल्स, रूबेला, ओपरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस, येलो फीवर, ये लाइव वैक्सीन है। एट बर्थ पे कौन से थे? बीसीजी दिया था, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 0 डोज, और साथ में विटामिन के भी जो है वो दिया जाता है। देन फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन कौन से होते हैं? डीपीटी, टीटी एंड हेपेटाइटिस, ठीक है, ये फ्रिज सेंसिटिव होता है। पोटेंसी इंडिकेटर क्या था? वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जो कि हमारे पास में ओरल पोलियो वैक्सीन उसके ऊपर आता है। कैसे क्या आता है वो मैंने बताया, कैसे कलर जो है वो डार्क होता है। स्टोरेज की बात करें, ये तो 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो हमारे पास में स्टोर रख सकते हैं। मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, हीट के प्रति सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होता है? बीसीजी होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन को जरूर हम -20 डिग्री पे रखते हैं, बट ये सेंसिटिव होता है। प्रेगनेंसी कंडीशन में ओनली इनएक्टिवेटेड जो है वो टीडी या टिटनस हम दे सकते हैं।
बाकी फीवर इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, फीवर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, फीवर के कंडीशन में भी हम बच्चे को इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत मैंने फास्ट बोल के इसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश की है। हालांकि अगर इम्यूनाइजेशन को मैं बढ़ाना चाहूँ तो 10 घंटे तक जो है वो हम इम्यूनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 घंटे भी मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। हर एक चीज, बीसीजी को हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए, ओपीवी को हमें आधा घंटा चाहिए। मैं तो फटाफट जो है वो आपको ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर मैंने करवाई हुई है, इसीलिए मैं इसको फटाफट जो है वो यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। एक चीज आपसे आज मैं जरूर मांगना चाहूंगा कि क्लास कैसे लगी। आपसे कोई किडनी नहीं मांग रहा है, कोई भी चीज नहीं मांग रहा, आपके कमेंट से हो सकता है हम इस क्लास को कंटिन्यू करें, हो सकता है और ज्यादा अच्छे लेके आए, हो सकता है और बच्चे ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, तो कमेंट कीजिए कि क्लास वाकई में आपको कैसे लगी। क्लास जरूर बड़ी हो चुकी है, लेकिन हमारा टारगेट क्या था कि हम एक क्लास जो है वो एक दिन के अंदर फिनिश करेंगे, इम्यूनाइजेशन एक दिन में करेंगे, चाहे वो हमारे पास में कोई भी टॉपिक है, चाहे आधे घंटे क्लास हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे ज्यादा की हो, लेकिन हम उसको फिनिश करेंगे। तो इसी तरीके से क्लास बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन टॉपिक हमारे पास में कंप्लीट हुआ। तो क्लास कैसे लगी, कितना मजा आया, कितना आपने सीखा, इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अलविदा लेते हैं आज की क्लास से। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।